गर्मी जाती नहीं, बिजली आती नहीं। कराची वालों के लिए दिन गुजारना और रातें काटना फिर मुश्किल। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। इस बार के इलेक्ट्रिक ने क्या बनाया बहाना, ये आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। वालिदैन की खिदमत में पाकिस्तानी सबसे आगे। 85% पाकिस्तानी बीमार वालिदैन की देखभाल करना फर्ज समझते हैं। दुनिया भर में इसकी शरह 69%। दिलचस्प सर्वे जानिए कुछ देर बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। लाइट थी क्या? अरे यही तो सवाल है, कैसे थी अगर किसी के यहाँ लाइट थी तो, और कितनी थी और कितनी देर नहीं थी। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि जब हम आते हैं ना नया दिन करने के लिए और नए दिन की बात करते हैं और फिर उसके बाद में हमें ये याद आता है, ओह के इलेक्ट्रिक भी तो है, ये मसला भी तो है। तो इस नए दिन से पहले वो जो पुराने मसाइल चले आ रहे हैं ना, उसका तस्करा बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं ना हर रात की सुबह होती है, सवेरा आता है। के इलेक्ट्रिक की तारीख में सवेरा नहीं आता है। कराची में रात कैसे गुजर रही है, कैसे गुजरा करती है और कैसी गुजरी मैं आपको बताती हूँ। बिजली थी नहीं, गैर एलानिया लोड शेडिंग थी। यही मामूल बन गया अब हमारे कराची का। बारिश हो नहीं हो, बिजली होगी, ये तो कोई बात ही नहीं। बिजली जाती है तो फिर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ जनाब। कोई खुली हवा के लिए ना चौराहों पर दिखाई देता है, कोई फुटपाथ पर आराम कर रहा है, लेकिन आराम मिलता है ऐसे? आराम नहीं मिलता किरण। आप खुद सोचिए कि जिसकी रात की नींद पूरी ना हो, वो नेक्स्ट डे ऑफिस या वो नेक्स्ट डे अगर किसी ने स्कूल कॉलेज जाना है तो वो फ्रेश होकर जाएगा नहीं। आपकी सारी परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर होती है। स्पेशली अगर हम एक बाप की बात करें जिसकी ख्वाहिश ये होती है कि औलाद बड़े सुकून से सोए, और अगर लाइट ना हो तो वही बाप फिर अपनी औलाद को लेकर बाहर निकलता है ताकि हवा मिले, कुछ सांस लेने में थोड़ी आसानी हो। रात कैसे गुजरी कराची वालों की, साथ साबरी की रिपोर्ट में जानिए। कराची में बिजली की बंदिश का मसला बढ़ता चला जा रहा है। दिन तो किसी ना किसी तरह गुजर ही जाता है, पर कराची वालों की रातें बिजली के बगैर कैसे गुजरती हैं, चलिए चल के देखते हैं। अब ये बच्ची जब लाइट जाती है उठ जाती है, तंग करती है। घर में कोई ऐसा हवा का रुख नहीं है। अब ये मजबूरन इस बच्ची को, घर में और दो है मगर अब बाइक में आपको पता रिस्की है तो मैं इसको लेके निकलता हूँ। ये बच्ची छोटी है। 12 बजे लाइट चली जाती है दोपहर को, फिर 9 बजे जाती है रात को। 3-3, 4-4 घंटे की आप लोड शेडिंग करोगे तो ये कैसे है? पानी के मसले हो जाते हैं, कितने मसले हो जाते हैं। खाली एक मसला नहीं होता, चिड़चिड़ापन आ जाता है सारे। अब रात को घूम रहे हैं खाली पीली, कोई काम नहीं है हमारा। बहुत परेशान है। क्या परेशानी है ना, सब देखो बाहर बैठे हुए इतने 30-40 आदमी, और इधर फिर बोलते कोरोना है कोरोना है, 4 बैठो नहीं, 2 नहीं बैठो, तो ये बीमारी तो जान पर आएगी ना। इस वक्त 3-3:30 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए, घर पे लाइट नहीं है। सुबह जाके अभी सोएंगे तो 6 बजे फिर लाइट चली जाएगी। क्या पैगाम है कि इलेक्ट्रिक वालों को? कि जान छोड़ो, खुदा का वास्ता जान छोड़ो, बच जाओ यहाँ से। ना दिन में सुख, ना रात में चैन। रात के वक्त बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की नींदें हराम कर रखी हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ साबरी, समा, कराची। बिजली नहीं है और मजीद नहीं होगी, और सिर्फ बिजली नहीं जनाब, गैस भी नहीं होगी। जब सर्दियां आएंगी तो ये मसाइल अभी बढ़ कराची जाएंगे। में लोड शेडिंग गैस की भी हो रही है। गैस का प्रेशर नहीं होता। दिन के कुछ हिस्से ऐसे जाते हैं कि जब आपको हांडी बनाना, खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसी सारे सिलसिले में के इलेक्ट्रिक, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे, उनके सामने भी सवाल रखेंगे। सुएज़ सदर्न गैस कंपनी, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि भाई सारिफ के लिए कुछ बचा है अलावा रोने पीटने के? मसला है तो फिर आखिर कहाँ है और उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं। तर्जुमान सुएज़ सदर्न गैस कंपनी शहबाज इस्लाम हमारे साथ हैं। सर पहले तो आपको वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना कि कराची में बहुत परेशानी है तो गलत नहीं होगा। सर आपके इल्म में है कि ये गैस का प्रेशर नहीं है और कराची के कई एरियाज में ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल है, लेकिन आप ये भी समझेंगे कि हमारे कोई 30 लाख कस्टमर्स हैं, तो देयर आर प्रॉब्लम्स, बट इट इज नॉट के बहुत ज़्यादा कोई है। और जहाँ हमारे पास कंप्लेन आ रही है हम उसको हैंडल भी करें, लेकिन प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप प्लीज समझाएं सर थोड़ा सा।
जी मैं आपको जी आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि देखिए गैस कंपनी का काम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन है, सप्लाई ऑफ गैस जो है इट्स नॉट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जी। हैविंग सेड दिस, अगर मेरे पास गैस कम आ रही होगी पीछे से तो मुझे एक लोड मैनेजमेंट करनी होती है। आपने अभी इंट्रोडक्शन में जो बताया कि हम गैस की लोड शेडिंग कर रहे हैं, वी विल नेवर डू गैस लोड शेडिंग। It's load management. Load management. You name anything. कुछ कह दे सर, लेकिन गैस नहीं है। इल्लत तो है, प्रॉब्लम तो है सर। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपके सारे सवालों के इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी सर। देखिए हमारे पास एक लोड मैनेजमेंट प्लान है। अब मेरे पास अगर 150 MMCFD गैस कम आ रही है बिकॉज दो गैस फील्ड में प्रॉब्लम हुई है, फिर थोड़ी सी कुछ गैस डिप्लीशन भी है, तो कोई 150 MMCFD की गैस शॉर्टेज हुई है। और सर ये जो 150 MMCFD की शॉर्टेज हुई है, सिर्फ इसका जो असर हो रहा है वो के इलेक्ट्रिक पर हो रहा है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो 100 MMCFD की शॉर्टेज होती है तो हमारे पास एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोड मैनेजमेंट प्लान है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमें अपने डोमेस्टिक कस्टमर को गैस शो करना पड़ता है, फिर कमर्शियल Now, NCNG is the least यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक कस्टमर। जी मतलब हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी होती है सर। अगर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर प्रायोरिटी एक डोमेस्टिक कस्टमर है तो सर अगर घर में गैस किसी के नहीं आ रही और वो चूल्हा नहीं जल रहा, खाना नहीं बन रहा, तो प्रायोरिटी किधर है फिर? जी मैं आपको बता रहा हूँ, तो होता ये है कि जब प्रेशर कम होता है तो जो टेल एंड पे जगह होती हैं, क्योंकि गैस का एक प्रेशर है तो मेन से जो दूर होती है थोड़ी सी, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो हमें कंप्लेन आती है मतलब कैसे हल करते हैं ये टेल एंड के मसाइल? आप कैसे हल करते हैं? गैस प्रेशर तो लो है, आप उसे कैसे हल करते हैं? वहां पे हम प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन आपका जो एक और सवाल है साथ साथ आपने किया कि इलेक्ट्रिक के साथ ही मसला होता है, ऐसा नहीं है। देखिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर हमारा लोड मैनेजमेंट प्लान इज डोमेस्टिक कस्टमर। मैं अगर गैस एकदम कम कर दूं के इलेक्ट्रिक से, तो आपने अभी चलाया कि लोगों को गर्मी में। सर ये सवाल हम के इलेक्ट्रिक से करेंगे कि वो गैस पर डिपेंडेंट क्यों है, वो फर्नेस ऑयल पर क्यों नहीं जाते। मुझे प्लीज आप बताइएगा, अगर प्रायोरिटी एक डोमेस्टिक कस्टमर है, ये टेल एंड के मसाइल भी हैं, गैस प्रेशर भी कम है, लोग मुतासर हो रहे हैं। आपके इल्म में भी होगा कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस की लोड मैनेजमेंट, चलिए मैं लोड मैनेजमेंट ही कह देता हूं, लेकिन सर जाहिर है गैस नहीं आ रही। सर प्रायोरिटी किधर है फिर? मैं आप दोनों जगह देखना ना मुझे। मैं सारा गैस के इलेक्ट्रिक से लेके अगर इन डोमेस्टिक कस्टमर्स को दे दूंगा तो भी यही दैट मींस आपकी लिमिटेशंस है फिर सर। कुछ आप फिर ये नहीं कह सकते कि प्रायोरिटी आपकी डोमेस्टिक कस्टमर है, फिर दैट मींस लिमिटेशंस है कुछ। आपके कुछ मुआहदे भी हो सकते हैं, आपको वो गैस फराहम करनी होगी। नहीं, मुआहदा तो हमारा के इलेक्ट्रिक से 10 MMCFD का, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि हम कराची के कस्टमर की खातिर। सर सॉरी, के इलेक्ट्रिक से मुआहदा कितने MMCFD का है? मुआहदा तो सिर्फ 10 MMCFD का है। 10 MMCFD का है? जी। ये वैसे मुझे याद है सर, लास्ट ईयर एंड देन लास्ट ईयर भी इस पर बहुत बहस हुई थी। तो मुआहदा हुआ नहीं ना, वो आपको पता है कि 2-3 साल पहले भी हमने इसकी बात की थी, तो मुआहदा हुआ नहीं ना। लेकिन आप भी तो मुआहदे के बगैर गैस फराहम करते हैं सर उनको। फिर आप कहते हैं कि हम इन गुडविल जेस्चर फराहम करें, फिर मुआहदा कीजिए सर। गुडविल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अगर 50 MMCFD भी कम कर देता हूँ, मैं इस वक्त 180 MMCFD गैस दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक को, तो अगर मैं 50 MMCFD भी कम कर देता हूँ तो आप कराची में जो लोड शेडिंग देखते हैं, बदतरीन लोड शेडिंग देखते हैं, सो वी केयर फॉर द कस्टमर, डोमेस्टिक कस्टमर। मैं तो 2 तरीके से फंसा हुआ हूँ। मुझे अपने गैस लोगों के घर के चूल्हों को भी गैस देनी है, और अगर मैं इलेक्ट्रिक को गैस नहीं देता हूँ उतनी जितनी उनको चाहिए, तो गर्मी में लोड शेडिंग भी वो करते हैं ठीक ठाक। अब मुझे दोनों जगह देखना है। नहीं सर, एक जगह आप नहीं देख रहे, जो आपकी फील्ड में मसाइल आप वहाँ नहीं देख रहे, उनको हल नहीं कर रहे। पहले इसको एड्रेस करें। चलें, जो फील्ड के मसाइल है वो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं सप्लायर नहीं हूँ, मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर, मैं खरीदता हूँ फील्ड से। अब फील्ड से मुझे कम गैस मिलेगी तो मैं कम ही आगे सप्लाई कर सकूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा चलिए, अब ये बताइए कि ये जो एक आम सारिफ है जिसके किचन के मसाइल है,
उसके लिए थोड़ा सा प्लीज़ हमें ये बताइए कि वो कौन से एरियाज़ हैं कि जहाँ पर आपने कहा कि जी ये प्रॉब्लम है और फिर आप लोगों ने सोचा इसको कि हम इसको सॉल्व भी करते हैं। थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइए, कोशिश कीजिए प्लीज़ बताने की। हमारे पास हमारे कंप्लेंट सेंटर में लोग आते हैं थ्रू हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी कंप्लेंट आती है एंड वी आर मैनेजिंग इट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज ये मुझे बताइए, अगर गर्मियों में अगर ऐसा है तो फिर सर्दी में क्या होगा? ये आपको पता है लोग कराची में बहुत परेशान है और यही सवाल करते हैं। देखिए सर्दियों में मैं आपको हमने आपको बता दिया कि ये शॉर्टेज बढ़ के 150 से 300 सेफ्टी हो जाएगा। 300 MMCFD हो जाएगा सर, यानी कितना बड़ा मसला है ये? फिर बिल्कुल बड़ा मसला है और मैं आपको, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे वर्किंग कर रही है। कल भी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इस पे डिस्कशंस हुई है एंड वी होप कि इसका सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन क्या हो सकता है सर? क्योंकि ज़ाहिर आप तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सोल्यूशन हो क्या सकता है? आपको गैस ज्यादा मिले जी, हमें इसके लिए आपने हुकूमत से बात की है? क्या ऑप्शंस आपकी तरफ से उनको दिए गए कि हुकूमत इन पॉइंट्स पर काम कर ले कि गैस आपको ज्यादा मिले? देखिए ये तो अभी चूंकि अभी बड़े लेवल पे इस पर डिस्कशन हो रही है तो अभी इस वक्त इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपको ये इंश्योर है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल तक जाके इस पे वो के इलेक्ट्रिक का इशू भी गया था सर, तो बिजली का बहरान अभी भी है। मुझे ये बताइए, सर्दियों में गीजर चलेगा, नाश्ता बनेगा या फिर कराची के शहरी को इंतजार करना पड़ेगा इस सिलसिले में भी? नहीं, आपके इल्म में सर्दी शदीद आ रही है। देखिए सिचुएशन है थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन हम इस पे इसीलिए वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट ऑन अ वेरी फास्ट। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे काम उस सम्त में हो, फिर वाकई कराचीआइट मुतासर ना बल्कि कोई भी पाकिस्तानी मुतासर ना हो। वी रियली होप कि आप उस सम्त में काम करें। ज़रा यूर सर्विस प्रोवाइडर, आई डू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी तरफ लोग देखते हैं 2 पॉइंट्स पे। एक ये कि ज़ाहिर गैस अगर डोमेस्टिक सारिफ को ना मिल रही हो, और दूसरा ये जब के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे या तर्जुमान हमें ये कह रहे हो क्योंकि गैस सप्लाई मुतासर है, क्योंकि वहाँ से सप्लाई कम है, दैट इज़ द रीज़न कि जो बिजली की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। आपको बता देते हैं कि तर्जुमान है के इलेक्ट्रिक नूर अफशा साहिबा, बहुत कोशिश की क्योंकि कमिटमेंट थी उनकी कि हमारे शो में वो आएंगी, अपना मौक़िफ़ देंगी। हमने बहुत कोशिश की, बहुत रब्ता किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है किरण के कह तो देते हैं बड़े खूबसूरत सा अंग्रेजी का लोड मैनेजमेंट है, लेकिन एक शहरी को लोड मैनेजमेंट जैसे कोई गर्ज नहीं है। बर्डन आपने डाला वो मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर किरण हम पे कर रहे हैं, व्हेन वी आर पेइंग फॉर समथिंग वी नीड सर्विस। अच्छा ये तो है, साथ में वक्त भी है। 11 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे तो के इलेक्ट्रिक आप लोग चाहें अगर तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। हम ज़रूर आपके सामने वो सवाल रखेंगे जो के इलेक्ट्रिक का सारिफ कर रहा है, और हम ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आप लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और कराची में जैसे कि हमने आपको बताया भी, बिजली हो लोगों की परेशानी बढ़ाती है, गैस की किल्लत हो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। और जैसे मैं अभी कह भी रही थी कि किचन में जाके काम करना मुश्किल हो जाता है। दिन का आगाज़ अच्छे से नाश्ते से होता है, गैस नहीं आएगी, चूल्हा नहीं जलेगा, नाश्ता कैसे बनेगा? सलमान अहमद बताएंगे इसी सिलसिले में हमें। जी सलमान। कराची के शहरी वैसे ही अनगिनत मसाइल से दो चार हैं, लेकिन हालिया गैस के बहरान और कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के मकीन इस तमाम सूरत हाल से किस कदर परेशान हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अभी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, आवाज़ आई कि जी गैस नहीं आ रही, नाश्ता ले आएँ। इतने भारी बिल भरने के बावजूद अगर ये मुश्किलात हमारे सर पे रहीं, पहले बिजली का मसला था, बिजली का बहरान था, अब ये ऊपर से गैस के बहरान ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है। और मसला ये आता है अब या तो आदमी ऑफिस चला जाए या आदमी जाके नाश्ता और जाके बिजली के ऑफिसों में धक्के खाते रहे और उसकी शिकायतें करते रहे। अब कोई टाइमिंग नहीं है, आप कितने बजे, अगर आप सुबह ही उठ जाओ ना 7 बजे के, चलो गैस होगी नहीं तो आप 7 बजे उठ के बना लें, मगर आप जिस टाइम पे ही आप उठ के आ रहे हो, 7 है 8 है 9 है, कोई टाइमिंग नहीं है, गैस नहीं होती। या तो गैस है तो प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है तो अब आप चूल्हा जलाएंगे तो क्या कुछ भी नहीं पक सकता। अब बाहर बच्चों को भेजें या हस्बैंड को भेजेंगे, भेजाएँ कुछ लेकर आएँ कि बच्चे बगैर नाश्ते के जाएंगे या फिर हस्बैंड बगैर नाश्ते के जाएंगे।
अब ये हालत आ गई है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर आपको बिजली हो, सुई गैस हो, कुछ भी हो, वो अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। हुकूमत को जो पैसा दे रहे हैं हम, जो टैक्सेस दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे ये हालात हैं कि हमें सुबह नाश्ते के लिए गैस नहीं होती, दोपहर के खाने के लिए गैस नहीं होती, रात को खाने के लिए गैस नहीं होती। तो पहले तो सुई गैस ही थी, पहले तो इलेक्ट्रिक थी, अब तो सुई गैस ने भी वही हाल कर दिया है। अब इस शहर के अंदर किस तरह जिया जाए, ये सवाल बहुत बड़ा बन गया हमारे लिए कि यार हम किस तरह सर्वाइव करें। गैस की बंदिश का मामला हो या फिर हो बिजली की लोड शेडिंग, सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद ही नहीं, शहर के बेशतर इलाकों में रहने वाले बिलों की अदायगी के बावजूद मुश्किलात से दो चार हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो जनाब इसी सारे के सारे मामले के ऊपर कि हम टैक्स पेयर्स हैं, हम टैक्स देते हैं, दूसरे शहरों की, दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा देते हैं, बावजूद इसके हम परेशान रहते हैं। मौसम कराची से मसाइल का कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर 4 मौसम नहीं आते, यहाँ 5वां मौसम मुसलसल रहता है। तो इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। पीटीआई से हमको ज्वाइन करेंगे हलीम आदिल शेख साहब, और इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी कराची से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। हाफिज़ साहब, मैं पहले आपसे पूछूंगी, गैस हमारे पास नहीं आनी, लोड शेडिंग बिजली की हमारे यहाँ होती चली रहेगी, ये लोड मैनेजमेंट, लोड शेडिंग, गैस और बिजली की आप लोग इतनी बार एहतजाज कर चुके हैं, इतनी बार शहरी आपका साथ दे चुके, नोटिस भी हो गए और बड़े आला पैमाने पर हो गए कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब नेपरा की हेयरिंग होती है तो ये के इलेक्ट्रिक वाले इतने मतलब सीना जोरी के साथ मज़ीद जो है वो लोड शेडिंग बढ़ा देते हैं और ये बता रहे होते हैं कि हमारी ताकत जो है वो किसी भी नेपरा और किसी भी जो है वो अदालत से आगे बढ़कर है। मुझे आप ये बताइए कि ये इस वक्त जो लोड शेडिंग हो रही है वो गैस की प्रेशर की कमी की वजह से कह रहे हैं। ये इस वक्त इनका लोड है कितना, ये खुद ही बता देते हैं हमें कि 3500 मेगावाट। अभी हमने नेपरा की हेयरिंग में जाकर दायरे के वहाँ जमात इस्लामी मुसलसल जाती है, मुसलसल मुकदमा लड़ती है जैसा कि आपने कहा, और पार्टियाँ तो नहीं करती हैं काम। तो हमने जो है वो वहाँ पर जाकर ये बात की कि भाई आज तक नेपरा को 15 साल में ये नहीं पता चल सका कि आपका पीक लोड कितना है और इस वक्त कितने लोड पे चल रहा है, कोई सिस्टम आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो नेपरा वाले जो है ज़ाहिर है वो भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रिक वाले मुँहज़ोर हैं, सीना ज़ोर हैं, उनकी कौन सी पीछे उनकी ताकत है जिसकी वजह से सीना ज़ोरी के साथ हमारे कलेजे पे मूंग डलते हैं। अभी आप नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात कर रहे थे, अभी मेरे घर में लाइट गई हुई है, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता हूँ, सही, और मुझे डिस्ट्रॉशन खुद महसूस हो रही है, जनरेटर चल रहा है। अब आप ये बताइए कि इस वक्त कराची के लोग कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? अब ये मसला मैटर है, गैस का मैटर भी विफाक का है और क्या इलेक्ट्रिक भी विफाक के। चलिए सर, ये दोनों सवाल लेकर हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि ये दोनों सवाल लेकर हम हलीम आदिल शेख साहब के पास जाते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, मुझे 2 बातों का प्लीज जवाब दीजिएगा। अभी हम तर्जुमान सोई सदरन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दे आर जस्ट सर्विस प्रोवाइडर, उनके पास गैस की फराहमी नहीं है, दैट इज द रीजन कि वो ज़ाहिर फराहम कर नहीं सकते, प्रायोरिटी तो उनकी डोमेस्टिक कंज्यूमर है, कस्टमर है। सर एक तो ये बताएंगे हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है, क्योंकि इमरान खान साहब के भी नोटिस में ये मामला है कि गैस हमें बहरहाल चाहिए ताकि हम सारिफ तक पहुंचा सकें। दूसरा मामला सर ये कि के इलेक्ट्रिक अगर ये कह देती है कि क्योंकि गैस की सप्लाई मुतासर हुई है तो हम बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते, सर फर्नेस ऑयल किधर लेकर जाते हैं ये? और वो फिर गैस वालों से बात करो तो वो कहते हैं इतना तो ये मसला है ही नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूंगा तफसील से, कल हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई थी, गवर्नर साहब साथ थे, गवर्नर साहब के साथ मैं गया हुआ था, गवर्नर साहब गए थे इन इश्यूज पर डिस्कशन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर खुद हैं और बहुत सीरियस इस चीज़ों को देख रहे हैं। मैं जरा बताना चाहूँ, पहले के इलेक्ट्रिक का बताता हूँ आपको कि के इलेक्ट्रिक में हम जिस जाल में फंसे हुए थे 2009 से कि कुछ नहीं हो सकता था उनके साथ, वो मुंहजोर घोड़ा था जिसको कोई नहीं रोक सकता था। अब चलिए नेपरा ने पब्लिक हियरिंग की और जो भी हुआ, नेपरा वाले आए, उन्होंने सबको बुलाया, उन्होंने सबको सुना, जो दमा चौकड़ी हुई, दींगा मुश्ती हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो जो स्टे लिया हुआ था के इलेक्ट्रिक ने, ये पब्लिक हियरिंग नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है नेपरा से कि वो ऐसा फैसला जरूर होगा। इनकी जो मोनोपोली है, इनकी जो बदमाशी है, इनका जो ये है कि जी जो चाहे करें, वो जरूर उसको लगाम डाली जाएगी। तो चूंकि ये
उस एग्रीमेंट की वजह से 2009 की, जो बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसको नहीं डिटेल में जाना चाहूंगा। उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो सब कुछ सर माजी को छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, क्या हो रहा है उस पर रोशनी डाल दीजिए। वाले कैसे सिस्टम बेहतर हो सकता है उस पर प्लीज बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने तरीके से हल्का रोशनी जरूर डालूंगा। कल नेपरा के उसके बाद रात को मेरी मतलब है कि मैंने सारी चीजों को देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेपरा ने जो कल सूरत हाल देखी है, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात की है, पब्लिक की बात की है, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इसकी लाइसेंस में मॉडिफिकेशन होगी। क्योंकि लाइसेंस कैंसिलेशन तो शायद इख्तियार नहीं है हमारा 2023 तक, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन का और उनकी मोनोपोली खत्म करने का इख्तियार जरूर है। और जब मुकाबला आएगा, कुछ आएगा, तो के इलेक्ट्रिक इंसान कब होगा हाफिज साहब? ये जितनी बातें शेख साहब कर रहे हैं, मुसलसल नोटिस पे नोटिस, मीटिंग में मीटिंग, हाफिज साहब ये होगा कब? लगता क्या आपको? नहीं, देखिए ये नहीं कर सकते। ये एक तो इनकी बात से मुझे इख्तिलाफ है कि ये लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते। ये लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, नेपरा ये स्टेप ले सकता है, और वफाकी हुकूमत भी नेपरा में भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है कि इनका लाइसेंस कैंसिल करो। मेरे भाई पीटीआई के लोग तो उस हेयरिंग में नहीं आए जो कराची का मुकदमा लड़ने के लिए हम लोग खड़े हुए थे वहां पर। अब मैं इनसे हलीम भाई से क्या बात करूँ, ये तो हर जगह पहुंचे। हलीम शेख साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, क्यों नहीं गए? मुझे अगर आप इजाजत, ये तो हेयरिंग में नहीं आया जिसमें ये तय होना था। जी जी जी, हलीम शेख साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ मोहतरम हमारे डॉक्टर साहब की। नहीं, बात यह कि हमारी लीडरशिप मौजूद थी, लेकिन जब धींगा मस्ती हो गई, वहाँ धमा चौकड़ी हो गई, तो उनको मौका नहीं मिला। हमारी पीटीआई के हलीम शेख साहब कौन था? मुझे नाम बताइए कौन था? डॉक्टर साहब देखिए सर, खुर्रम शेर जमान अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। आप वहीं थे जहां आप थे, जहां कैमरे थे वहां पर। चलिए इस बहस को यहीं रोकते हैं, इस बहस को यहीं रोकते हैं। मेरी बात सुने, नहीं हो सकता। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात सुने। खुर्रम शेर जमान साहब वहां पे थे? हलीम शेख साहब बराए करम मेरी बात सुने। अगर आप इस तरीके से बात करनी, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, मैं पूछ भी रही हूँ। डॉक्टर साहब भी आगे बीच में कौन था, क्यों था? मैं अभी खुर्रम भाई को फोन कर लेता हूँ, इसमें क्या मसला है? अरे सर हम उन्हें खुद कॉल करके पूछ लेंगे। हलीम आदिल शेख साहब इस बात से आगे बढ़ जाते हैं, पूछ लेंगे हम उनसे। मुझे ये बताएं, मेरा सवाल अभी वहीं का वहीं है, क्या के इलेक्ट्रिक के साथ बात नहीं हो सकती कि अगर गैस सप्लाई मुतासर है तो भैया फर्नेस ऑयल तो है, प्रोड्यूस करो बिजली, सारिफ को दो। आप मेरी अगर पूरी बात सुन लीजिएगा तो मेहरबानी होगी। बाकी आपका राइट है, सवाल का जवाब देंगे तो मैं जरूर सुनूंगा सर। सवाल प्लीज। मैं सवाल का जवाब दूंगा अपने स्टाइल से, जो मुझे जाल है मेरा प्लीज दीजिए, और उसके बाद सबका अगर उनका भी हक है, मतलब जमात इस्लामी का भी हक है। देखिए, पहली दफा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक को लगाम डाली जा रही है, ये बात कर दी सर आपने, जा रहा है, और इंशाल्लाह करीब आपको कोई बेटियां नहीं है, नेपरा चली गई है। इन्होंने इस महीने के आखिर तक, जिसमें अगर कल लोग रह गए तो वो ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दे दे। इंशाल्लाह डिसीजन मैं समझता हूँ वो आएगा जो कि ठीक होगा। अब आती है के जी और के इलेक्ट्रिक जब ठीक हो जाएंगे तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब आती है गैस का मामला। देखिए, गैस में 20-15 साल में डिप्लीशन हो गई है, कोई नए एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, कोई नए वेल्स नहीं कायम किए गए, कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिप्लीशन। और दूसरी बात, एक 18 किलोमीटर की लाइन डलनी है। सिंध गवर्नमेंट बातें बड़ी कर रही है, राइट ऑफ वे नहीं दिया जा रहा है। 18 किलोमीटर की एक लाइन, गैस पाइपलाइन डलनी है, जिसके लिए मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, पूछ लीजिए, बुला लीजिए इम्तियाज शेख साहब को। परसों मैं इस्लामाबाद था, रात को वापस आया हूँ। मैं कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, मैं उमर अयूब साहब से, नदीम बाबर, सब लोगों से मैं मिलकर आया हूँ। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि सारी हम शॉर्टेज। अच्छा, इनका जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फर्नेस ऑयल पीपीडीए के इलेक्ट्रिक जो है, ये एक माफिया है, ये किलर इलेक्ट्रिक है। सर यही तो सवाल है मेरा, क्या आप लोग उनसे बात नहीं कर सकते? क्या कोई उन्हें ये नहीं कह सकता कि भैया फर्नेस ऑयल पे बिजली प्रोड्यूस करो? अरे बात हो रही है, यानी वो नहीं सुन रहे, बेलगाम नहीं सुन रहे, इसलिए इनको सीधा लाजिम बात है नेपरा के थ्रू जाना पड़ेगा। सर मेरी बात अर्ज करूं, बात कर लूं, पूरी बात कीजिएगा। आप अब कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। 30 सेकंड प्लीज बात कीजिए। सर बात सुनिए, अच्छी बात नहीं है, मुर्गों की तरह लड़ रहे होते हैं, हमारी बात करने दें बस। क्या होता है बात है, आपने बात की, मैंने सुनी, आप मेरी बात करने दीजिए। आप जो चाहे फरमाइए, आप मोहतरम में बड़े हैं, नहीं, ये नहीं बीच में इससे कुछ नहीं होगा।
शेख साहब ये देखिए 40-50 सेकंड आपको इसके लिए बात करने मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला, लेकिन आप बोले चले जाएंगे की बात तो मैं बोलूंगा ना, मेरा भी हाथ में बैठा हुआ हूं यहाँ इससे कुछ नहीं मिलता। ये जमात इस्लामी आप कराची वाले आपको रद्द कर चुके हैं, ये ड्रामेबाजी इल्जाम लगा है। पीटीआई नहीं, पीटीआई थी। हलीम आदिल शेख साहब सवाल का जवाब दीजिए, अबराज ग्रुप पे बात नहीं करो, अबराज ग्रुप से जो पैसे लिए उसकी बात करो, मुझसे बात नहीं करो। अबराज ग्रुप से पैसे लिए होंगे पीपल्स पार्टी ने, उनको लाइसेंस पैसे आपने लिए उसकी बात करो यार। इलेक्शन में आपने पैसे लिए, आप बताइए। अरे लानत भेजते हैं ये आप लोग। आरिफ नकवी की बात करो जो आपके बाद प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा था, उसकी बात करो। सर इस बहस से यकीन जानिए कुछ हासिल नहीं होगा। आरिफ नकवी चोर आपकी टीम का हिस्सा था, उसकी बात। हलीम आदिल शेख साहब साथ मौजूद हैं, आप अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान साहब साथ मौजूद हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अपने गेस्ट से कि आपस में इस तरीके से बात ना कीजिए, इस तरह से बैशिंग ना कीजिए, इस तरह से ब्लेम गेम ना कीजिए। एक आम शहरी ये सुनना नहीं चाहता कि आप लोगों के आपस में रिजर्वेशंस क्या हैं, ये नहीं सुनना चाहता कि माजी में क्या, हम सुनना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, मसाइल हल कैसे होंगे। हलीम आदिल शेख साहब प्लीज जरा सा रुकिएगा, हाफिज नईम रहमान साहब की तरफ चलते हैं। किरण हाफिज साहब प्लीज इश्यूज को रिजॉल्व कैसे कर पाएंगे अगर इस तरह से बहस करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं ठीक है, अच्छा चलिए बहस नहीं करते। हलीम भाई आप भी जरा सा कूल डाउन हो, मैं भी होता हूँ, मसले पे बात करते हैं। देखो के इलेक्ट्रिक का मसला ये है, के इलेक्ट्रिक का मसला ये है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुंहजोर घोड़ा है, लेकिन ये मुंहजोर घोड़ा मैं सिर्फ इनको नहीं कहता हूं कि पीटीआई ने ही इनको सिर्फ सपोर्ट किया हुआ है। भाई सबसे पहले तो मुशर्रफ साहब और एमक्यूएम जो जाहिर है इनकी इत्तेहादी भी है, भी उसने मिलकर हमारे इदारे को बेचा था। सेकेंडली फिर पीपल्स पार्टी ने दूसरी पार्टी को बेचा, जो पिछली और दूसरी को मिलाकर, और उस वक्त भी एमक्यूएम उनके साथ थी। उसके बाद नून लीग 5 साल इनको वही सपोर्ट फराम करती रही जो सपोर्ट इस वक्त पीटीआई इनको फराम कर रही है। देखें जब गैस का मसला आता है ना तो सारी मीटिंगें शुरू हो जाती हैं, जब के इलेक्ट्रिक कहता है हमें गैस चाहिए, सारी मीटिंगें शुरू हो जाती हैं, एहतजाज भी शुरू हो जाते हैं, और उस एहतजाज के नतीजे में अल्टीमेट फायदा के इलेक्ट्रिक को ये होता है कि उसकी गैस की सप्लाई में इजाफा कर दिया जाता है, ऐसा है। LNG दे दी जाती है, 190 MMCFT चाहिए तो 290 इनको मिलना शुरू हो जाती है। और अगर पीछे सप्लाई गैस का मसला वो एक अलग मसला है, उस पर तो हम अलग बात करेंगे, वो भी विफाक का इदारा है, ठीक है ना। लेकिन के इलेक्ट्रिक सिर्फ गैस का बहाना बनाकर ये सारे काम शुरू करती है और उसको गवर्नमेंट से बात उसको फराहम कर देती है। 11 अगस्त को असद उमर ने कहा था, ये लोग सब मौजूद थे, कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, और आज तारीख है 23 सितंबर। आप बताएं इस दौरान में हम डूब गए, इस दौरान में हमारा बेड़ा गर्क हो गया, और इस वक्त भी 10-10, 12-12, 15-15 घंटे जो है ना वो लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त। तो ये अब विफाक की जिम्मेदारी, लाइसेंस कैंसिल ये कर सकते हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जब इतनी परफॉर्मेंस खराब हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, बेड़ा गर्क करके रख दिया हो, तो कोई प्राइवेट एंटिटी इतनी ताकतवर सर जाहिर है ये जो आप लाइसेंस मुअत्तली का मामला उठा रहे हैं सर, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है। सर जाहिर है ये इस फोरम पर हम इस पर इसलिए बात नहीं कर सकते। नहीं गवर्नमेंट का है कोर्ट में जाके, लेकिन गवर्नमेंट कोर्ट में जाकर ही करना है सर, कि हम चाहते हैं कि अब इसको खत्म करें। अब ये एक आम आदमी की आवाज है, नेपरा में नहीं आए तो कोर्ट में क्या आएंगे? ये सर ये एक आम आदमी की आवाज है। हलीम आदिल शेख साहब, हम किसी की बात पर एतबार नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक के सामने वो कोई भी हो, वो असद उमर साहब हो, वो गवर्नर सिंध हो, वो दीगर शख्सियात हो। तो अब मुझे ये बताइए कि फिर हम ये सोच के बैठ जाएं कि जब मामलात होंगे तब होंगे। अरे भाई कब होंगे? ये इसके ऊपर भी तो आप लोग कुछ काम कीजिए ना, कि ये सब कुछ जल्दी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल अब होंगे इंशाल्लाह। नेपरा की ये उसकी जरूरियात है, ये पब्लिक हियरिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उससे पहले इन्होंने स्टे लिया हुआ था, मैं आपसे अर्ज करूं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। जब पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब तशरीफ पूरा उन्होंने आगे स्टे खत्म किया, जिसके बाद पब्लिक हियरिंग भी रोकी हुई थी के इलेक्ट्रिक ने। ये पॉइंट सर आप रेज कर चुके हैं। इंशाल्लाह इसके बाद आपको रिजल्ट आएगा। और मैं समझता हूं कि अगर हम एसएसयू गैस देने की बात करते हैं, हम चाहते कि चूंकि शहर में हम तो मुतासिर है, हमारे वोटर है, हमारा मैंडेट है, हम नहीं चाहते कि इस शहर का शहरी, हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर, आम कराची आइट जो 2.5 करोड़ कराची आइट है, उनको बिजली ना मिले, इसलिए वो कहते हैं गैस, तो हम कहते हैं गैस लो। और हम सर ये जो आपने कहा ना सर हलीम आदिल शेख साहब, आपने कहा ना कि जब कराचियाइट कहता है कि मसाइल हल करो, कराचियाइट कहता है कि इलेक्ट्रिक गैस तो देते हैं। सर असद उमर साहब ने मुलाकात जब की थी, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, फिर मुलाकात होने के बाद गैस मिल जाती है। सर फिर वो गैस आती कहाँ से है?
वो भी तो कहीं से आती है ना सर, मुलाकात जरूरी क्यों है? ये बात होती है, मुलाकात होती है, उसके बाद गैस आ जाती है, मसाइल थोड़े से बेहतर हो जाते हैं तो कुछ दिन के लिए। देखिए मैं बताता हूँ उस मीटिंग में मैं मौजूद था। जब इन्होंने प्रॉब्लम बताया तो गैस वालों को बिठाया गया। इनके आपस में लगता है कि लड़ाई होती है, आपस में बात नहीं करते ये लोग। और उसके पहले तो गैस वाले अपने बगैर मुआहदे दोबारा बिठाएंगे सर इनको, इस सर्दियां आने से पहले दोबारा बिठाएंगे इनको, 20 दफा बिठाएंगे। और मैं कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट से राइट ऑफ वे फौरन दें, राइट ऑफ वे दें, नई लाइन हम डालें, नई गैस हम शामिल करें। राइट ऑफ वे के इशू सर आप नई गैस लाइन डालना चाहते हैं, सिंध हुकूमत डालने नहीं दे रही। राइट ऑफ वे सिंध गवर्नमेंट ने देना होता है, जहां से गुजरता है वो लैंड अरेंजमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट के पास होता है। फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है लेकिन उसका सिस्टम है वो उनके एसी डिप्टी कमिश्नर। सर लास्ट टाइम विफाक ने सिंध हुकूमत को कब कहा कि ये राइट ऑफ वे दिया जाए और जवाब नहीं आया? तो प्लीज शेयर कीजिए। आज से 4 रोज पहले मीटिंग में इम्तियाज शेख साहब भी मौजूद थे, नदीम बाबर साहब भी मौजूद थे, गवर्नमेंट का एनर्जी डिपार्टमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। वहां बैठ के भी उन्होंने उस पूरी भरी मीटिंग में कहा कि हमें राइट ऑफ वे चाहिए। ये चीज मैं बता रहा हूँ, परसों मेरी मीटिंग हुई है नदीम बाबर से, उमर अयूब से। उन्होंने कहा कि वी नीड राइट ऑफ वे। उसके अलावा तमाम चीजें LNG की चूंकि जितनी देना चाहे लेकिन कैपेसिटी नहीं है इनके पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके पास कैपेसिटी नहीं है, उसके लिए कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 4 रोज पहले भी हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ। प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा कंसर्न है, मिनिस्टर को कंसर्न से बात आगे बढ़नी चाहिए, उससे आगे बात बढ़नी चाहिए। शेख साहब मैं बढ़ गई है, बात आगे बढ़ गई है, अमली इकदाम हो रहे हैं, वो अमलन दिखाई नहीं दे रहे, अभी भी बहुत टाइम है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जब हम अगली बार बैठे सर, जब हम अगली बार बैठे तो हम वाकई इश्यूज के ऊपर बात कर लें। हम अगली बार जब बैठे तो वाकई आप कुछ कंक्रीट कर पाए हो, और फिर उसके बाद में नईमुर रहमान साहब के पॉइंटर्स ये वाले नहीं हो कम से कम आज जो थे कि जिसके ऊपर जो है ना सवाल का जवाब ढूंढना पड़ जाए आपको भी और फिर थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आ जाए। शेख साहब बहुत शुक्रिया, हाफिज नईमुर रहमान साहब बहुत, आप दोनों हमारे साथ थे। मसला कराची का है और ये लोग कराची के मसाइल के ऊपर ही बात कर रहे हैं, मगर बात यह है कि बात से आगे तो बढ़े। कैसे बढ़ेगी बात से आगे तब बढ़ेगी जब खुर्रमशेर जमान साहब का मौक़िफ़ आएगा। बात आगे बढ़ेगी जब इम्तियाज शेख साहब का मौक़िफ़ सामने आएगा। एनीवेज हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद, बहुत बहुत मुबारक हो सारे मुसलमानों को, सारी दुनिया के मुसलमानों को। सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उम्रे की अदायगी के बारे में बहुत वाज़े ऐलान कर दिया है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रोज़ा मुबारक की ज़ियारत 3 मरहलों में की जाएगी और इसकी इजाज़त देने का ऐलान कर दिया गया है। यह हर मुसलमान के लिए इंतहाई इत्मीनान की और खुशी की घड़ी है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। हम एक पाई इकट्ठा करते हैं कि उम्रा अदा करें, हज के लिए जाएं, और ऐसे में कोरोना आ गया और फिर उसके बाद में हम सिर्फ दुआएं कर रहे थे और अब दुआएं रंग ला रही हैं। अब जो नया ऐलान हुआ है उसके मुताबिक मरहला वार रोज़ाना 20,000 ज़ायरीन उम्रा कर सकेंगे और 60,000 को मस्जिदुल हराम में एहतियाती तदाबीर यानी कि SOPs के साथ साथ अंदर दाखिल होने, इबादत करने, नमाज अदा करने का मौका मिलेगा। और इसी तनासुब से मस्जिद नबवी में भी हिफाजती तदबीर के साथ नमाज अदा करने का मौका दिया जाएगा। गैर मुल्कियों की अगर बात की जाए तो उम्रा और ज़ियारत की जो इजाज़त उन्हें दी गई है, इससे मुताल्लिक ऐसे मुल्कों के बाशिंदों को उम्रा और ज़ियारत के वीज़े जारी किए जाएंगे जिनकी बाबत वज़ारत सेहत ये फ़ैसला देगी कि वहाँ कोरोना की वबा के हवाले से सेहत के लिए ख़तरात ख़त्म हो गए हैं। ये सआदत का मामला है जो अब हमको मिलने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, वापस पाकिस्तान आइए और अब ज़रा हम बात कर लेते हैं तालीमी मैदान की। हर सूबे के मुख्तलिफ फ़ैसले हैं, स्पेशली अगर हम सिंध का फ़ैसला देखें और बाकी सूबों के फ़ैसले देखें तो वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। व्हेन इट कम्स टू सेकेंडरी क्लासेस दैट मीन्स 7th 8th रादर 6th एज वेल, और इसके साथ साथ जो प्राइमरी सेक्शन खुलना है उससे मुतालिब फ़ैसले कुछ मुख्तलिफ हैं। वज़ीर तालीम पंजाब की अगर हम बात करें मुराद राज साहब, तो उनके मुताबिक स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? 6th 7th 8th क्लासेस के आगाज़ के बाद समाजी फासला यानी जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग इंश्योर करनी होती है, उस समय दीगर जो SOPs हैं यानी मास्क का इस्तेमाल, कि वहाँ पर कैंटीन ना हो, बच्चे खाना घर से लेकर आएँ, ब्रेक्स ना हो,
जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखा जाए। तो क्या ये वाकई हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर हमें ज्वाइन किया सिद्रा गयास ने, जो इस वक्त एक स्कूल में मौजूद है। वहाँ पर क्या माहौल है, SOPs पर कैसे अमल दरामद कराया जा रहा है, उनसे हम बात करेंगे। सिद्रा प्लीज़ बताइएगा, किस स्कूल में आप मौजूद हैं, यहाँ पे माहौल कैसा है, SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है, बच्चे कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना बड़ा ये चैलेंज है उनको फॉलो करवाना? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ। स्कूल जो है वो शुरू हो चुका है, बच्चों की क्लासेस जारी हैं और जब मैं यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आज दूसरा मरहला है जिसमें बच्चे स्कूल आए हैं। 6ठी से 8वीं तक के बच्चे जो हैं वो आज स्कूल आए हैं। उनका पहला दिन था आज स्कूल में, और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पर रखा गया है। जगह जगह मार्क लगाए गए हैं। उसके साथ साथ स्पेशली जैसे ही आप स्कूल के अंदर एंटर होते हैं तो एक डेस्क बनाया गया है। डेस्क पे सैनिटाइज़र रखे गए हैं, मास्क रखे गए हैं। स्पेशली बच्चे जो हैं वो मास्क वेयर करके भी आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो मास्क के साथ साथ जो बच्चे मास्क भूल आए हैं या किसी वजह से नहीं ला पाए, तो स्कूल इंतजामिया की जानिब से जो है वो मास्क रखे गए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। सिद्रा प्लीज मेरी बात तो सुने। टीचर जो सिद्रा मेरी बात तो सुने, भी चेक कर रही हैं। इसके साथ साथ जो है सिद्रा, चलिए ज़रा से मुझे बताइए अब कि क्लासरूम्स का माहौल क्या है। बच्चों को जिस हिसाब से बुलाया गया, हाज़िरी उसी हिसाब से, अटेंडेंस उसी हिसाब से। दूसरी ये कि अगर कुछ आपकी बात हुई हो यहाँ लोगों से तो आप मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के ऊपर भी जाते हैं। जैसे हम SOPs को भी फॉलो करेंगे और हम कुछ गेम्स भी इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें बच्चे को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी का, थोड़ा सा फ्रेश होने का मौका मिले। तो मुझे ये बताइए दोनों बातें, थोड़ा सा मुझे क्लासरूम्स भी दिखाएं ना। सवेरे सवेरे इतना तो देखें, इतने दिनों के बाद में क्लासेस लग रही हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त क्लास में जा रही हूँ और ये देखें कि नीचे मार्क लगाए गए हैं प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करने के लिए, और बच्चे इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। आप यहाँ पे देखिए बच्चों ने किस तरह से मास्क लगाए हुए हैं और तमाम बच्चों ने तैयारी भी की हुई है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। बच्चों से भी जानते हैं कि स्कूल आने के लिए वो कितने एक्साइटेड हैं और क्या क्या तैयार। आप मुझे ये बताओ कि कितनी तैयारी आपने की हुई है और क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने कोरोना से बचने के लिए तैयार की? मैंने मास्क पहना हुआ है और दोस्तों से थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठते हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं। जी देखा आपने कि इन्होंने मास्क भी पहना हुआ है और बच्चों ने, कई बच्चों ने सैनिटाइजर्स भी अपने साथ रखे हुए हैं। बच्चे बहुत ज्यादा एहतियात कर रहे हैं। मेरे पास बिल्कुल चांस नहीं है यहाँ पर, वरना मैं ना एक दो सवाल जरूर कहती कि बच्चों से जरूर पूछिएगा। चलिए अब आप एक काम करें कि जब आप स्कूल के मुख्तलिफ लोगों से बात करें ना तो उनसे ज़रूर पूछिएगा। मेरी तरफ से ये सवाल सिद्रा कि भाई कुछ क्रिएटिव गेम्स वगैरह कुछ आपने प्लान किए हैं कि जो SOPs को फॉलो करते हुए बच्चों को खिलाए जाएं? कुछ उनके लिए होना चाहिए इस सिलसिले में, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब मास्क लगाने के बाद बच्चों को तेज तेज कितना बात करना पड़ रहा है, बड़ी एनर्जी के साथ में बात करना पड़ रहा है। ये दोनों सवाल का जवाब ना आप अगली बार जब मैं आपसे बात करूंगी तो प्लीज़ तलाश कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। सवेरे सवेरे आपने हमको बताया कि क्लासरूम्स कैसे सज गई है, सब कुछ तैयारियां कैसे हो गई। स्कूल जाके ना बहुत अच्छा फील होता है कि ज़ाहिर है आपका तालीमी सरगर्मियाँ जो है ना दोबारा से बहाल हुई। एनीवेज जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त का। सर अभी हम स्कूल का माहौल भी देख रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज तो है, ये इंतज़ामिया के लिए चैलेंज तो है कि इंश्योर करना है कि SOPs पर फॉलो हो रहा हो। 6th, 7th, 8th क्लासेस इनका आगाज़ हुआ है, अब ज़्यादा बच्चे स्कूल आएंगे, कैसे यकीनी बनाएंगे कि SOPs पर अमल हो? पूरी कोशिश है कि जितना भी इसको चेक किया जा सके, जितनी भी हमारी टीमें बाहर निकली हुई हैं, 1,20,000 स्कूल है पंजाब के अंदर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने स्कूल से फिर सकें, जितने ही सरप्राइज विजिट्स कर सकें। मैं खुद भी कर रहा हूँ, हमारी टीमें भी कर रही हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारी पूरी कोशिश है, जहाँ से भी हमें कोई रिपोर्ट भी आती है कि जी यहाँ नहीं फॉलो हो रहे, क्योंकि काफ़ी लोग भी हमें मैसेजेस भेज देते हैं कि जी स्कूल में नहीं हो रहे, उस स्कूल में नहीं हो रहे, क्योंकि पेरेंट्स भी हमें मैसेज भेजते हैं। तो उस लिहाज से हम पूरी कोशिश करेंगे जहाँ भी जा सके, हर जगह पहुँचना तो मुश्किल है। वायलेशन के ऊपर कितने स्कूल्स को आप लोगों को सील करना पड़ा वो बताइए। देखिए SOPs के ऊपर तो मेरे ख्याल से अबाउट 3 या 4 स्कूल हमने अभी तक सील किए हैं, मगर कोरोना की वजह से हमने जो सील किए हैं वो स्कूल ननकाना के अंदर हैं, गुजरांवाला में है, गुजरात में है और फैसलाबाद में एक स्कूल है। सो इधर डिफरेंट स्कूल्स के नंबर हैं जो हमने सील किए हैं। मगर वहाँ पे आपको ये मैं चीज़ बता दूं कि जब एक बच्चे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम क्लास को सील कर देते हैं। जब 2 बच्चों का कोरोना टेस्ट या टीचर का आता है पॉजिटिव तो हम पूरा स्कूल सील कर देते हैं।
तो इसलिए अभी तक तो हमारे जो टेस्ट आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो बहुत ही लो हैं। सो हमारी तो यही कोशिश है कल से, हालांकि 6वीं 7वीं 8वीं ने आना है, काफ़ी लोड आ जाएगा स्कूल्स के ऊपर और हमारी टेस्टिंग भी बढ़ जाएगी। ओके सर, प्लीज़ ये बताइएगा कि कुछ वालिदैन खौफजदा होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों को भी स्कूल ना भेजें, तो ऐसा एहतमाम किया जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल ना आना चाह रहे हैं या जो पेरेंट्स ना भेजना चाह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया जाए? इस तरह ज़ाहिर है फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर करना भी आसान हो जाएगा, कम बच्चे स्कूल आएंगे। नहीं, देखें, अब सबके लिए तो हम ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि इस चीज़ के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मैं आपको ये बता दूं कि जो माँ बाप डर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने से, मैं उनको सिर्फ इतना कहूँगा कि वो बच्चे को मास्क के बगैर स्कूल ना भेजें। और नंबर 2, अगर बच्चे को कोई नज़ला, बुखार, जुकाम, कोई भी फ्लू का सिम्टम है या कोई और सिम्टम है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें। सो इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। पेरेंट्स ने अपनी करनी है, टीचर्स ने अपनी करनी है, हुकूमत ने अपनी करनी है और प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी करनी है। सो जब तक ये सब मिलके एक पर्पस के लिए काम नहीं करेंगे, सब मिलके इस एफर्ट को नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं की। सर, स्टूडेंट्स की थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको दूर कीजिए। क्या आपने सारे के सारे तालीमी इदारों को लूप में लिया हुआ है सिलेबस को कवर करने के लिए? थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा सर इसको। देखिए, बिल्कुल भी किसी को इसमें अनक्लियर नहीं होना चाहिए। बड़ी क्लैरिटी दी है। मैंने खुद कल सारी बुकलेट्स बांटी हैं। सब डेप्टी डीओज पूरे 36 अजला के आए हुए थे और जो सिलेबस हमने कंसाइज किया है, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कल मैंने खुद बुक्स हवाले किए हैं डेप्टी डीओज के जो जाके स्कूलों में दे रहे हैं। ठीक, मुराद राज साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी एक ऐसे बच्चे से मुलाकात कराएंगे जिसने आवाज़ उठाई सिंध के अंदरून इलाके से। और आवाज़ क्या उठाई कि वहाँ पे मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, गंदा पानी, गंदे पानी से जानवर मर जाते हैं, गंदे पानी से इंसान भी मर जाते हैं। उसकी इस आवाज़ ने सबको जगाया, हिलाया। वो हमारे मेहमान होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सान है बल्दिया फैक्ट्री, इसकी बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ फैसला सुना दिया गया है, 264 अफराद जिंदा जलाए गए तो 264 मरतबा ही मुजरिमों को सजाए मौत दी जाए। 8 साल बाद पाकिस्तान के 9/11 का फैसला आ गया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने सानह बल्दिया केस में जुबैर शरिया और अब्दुर्रहमान भोला को सजाए मौत सुना दी। 4 मुजरिमों को 324 बार उम्र कैद का हुक्म भी दिया गया। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद को इल्जाम साबित न होने पर बरी किया गया। अहमद रहमान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। 11 सितंबर 2012, 8 साल 11 दिन के तवील इंतजार के बाद 264 अफराद को जिंदा जलाने के हौलनाक वाक़े का फैसला आ गया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में साबित हो गया कि अब्दुर्रहमान भोला भोला नहीं बल्कि इंतहाई सफाक दरिंदा है। अब्दुर्रहमान और उसके साथी जुबैर चरिया को दफा 7A के तहत 264 बार सजाए मौत और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। इसमें फैसला ये है कि जितने हमने इस्टेब्लिश किए थे ना डिसीज 264 डिसीज थे, तो रहमान भोले को और जुबैर चरिया को 264 मरतबा सजाए मौत हुई है। जो जुल्म हुआ है मजलूमों के साथ, 250 से ज़्यादा लोग जला के मार दिए गए थे, तो हमारा मेन मकसद यही था कि उनको इंसाफ मिले और अच्छा फैसला आया है। फैक्ट्री के 4 चौकीदारों को दफा 109 के तहत 324 बार उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। शाहरुख लतीफ, फजल अहमद, अरशद महमूद और अली मोहम्मद पर सहूलतकारी का इल्जाम साबित हुआ। जमानत पर रिहा 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बल्दिया फैक्ट्री केस में MQM रहनुमा अब्दुल रऊफ सिद्दीकी समेत डॉक्टर सत्तार और अरीफ खानम को इल्जाम साबित न होने पर बरी कर दिया गया। अदालत ने मुख्तसर फैसले में तासरीन को फीकस 27,77,353 रुपए अदा करने का हुक्म दिया। 8 साल पहले भत्ता न देने पर अली इंटरप्राइजेस में आग लगाकर 259 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 5 मुलाजमीन जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में चल बसे थे। सानिहा ऐसा था कि बरी होकर भी दिल भारी रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी सिलसिले में ही बात कर लेते हैं। सानिहा बल्दिया केस में बरी हुए रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी, हमने सोचा कि उनको इनवाइट करते हैं। कल से आज तक सर आपसे बहुत सारे सवाल किए जा चुके,
हम आपको शो में आप हमें वक्त दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन सर ये पूछना बनता है आपसे, तो इसीलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ। सबसे पहले 8 साल बाद एक केस का फैसला आ जाता है, जो मुतासरीन थे उनका सफ़र छोड़िए, आप बरी हो गए, आपका अपना सफ़र इस बरियत के बाद भी अभी भी क्या आप ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए रिलीफ था, आपकी पार्टी के लिए भी रिलीफ है? सर क्या कह सकते हैं इस पर आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 8 बरस से जो ये मुकदमा चल रहा था उसे मेरा जिक्र तो कहीं पे भी नहीं था। ना जीआईटी पे मेरा जिक्र था, ना जीआईटी वालों ने मुझे बुलाया, ना चालान हुआ। बल्कि ये तो 2017 में जब इस मुकदमे ने एक ड्रामाई टर्न लिया तो उसके बाद मैं रज़ाकाराना तौर पे खुद अदालत में चला गया। तो तकरीबन 200 के करीब पेशियों पे मैं अदालत में हाजिर रहा। और ये बड़ा कर्मनाक और तकलीफ़ देह मरहला था मेरे लिए कि फैक्ट्री में जब आग लगी थी तो मैं घर में बैठा था और मैं समझ रहा था जैसे फैक्ट्री में आग लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला, फिर ये सानिया बढ़ता गया। मैं तस्करा करता हूँ तो फिर मेरी वही कैफियत हो जाती है। मेरी आंखों के सामने ये सब मैं जलता हुआ देखता रहा हूँ। लवाहिकीन के पास अंदर से फ़ोन आ रहे थे और वो फ़ोन मुझे पकड़ा के माएँ बहनें रो रही थी और मैं बेबस हक्का बक्का कि कैसे मैं वज़ीर हूँ, कैसा मैं हुक्मरान हूँ कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं है किसी चीज़ का। खैर बहरहाल मुख्तसर कि अब इसकी कैफियत तो मैं आपको क्या बयान करूँ। ये वैसे बहुत सारे मुकदमे मेरे बने, मेरी सारी ज़िंदगी बड़ी साफ़ सुथरी गुजरी है। इतने हॉस्टाइल वजारतें मेरे पास रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान और करम था। लेकिन बाकी किसी मुकदमात में, लेकिन इस मुकदमे में मैं जब पेशी पे जाता था और गवाहों की सूरत में वो शोहदा 264 के करीब जो शहीद थे उनके लवाकीन को मैं देखता था तो मेरे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे कलेजे में खंजर घोंप दिया है। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मेरे कानों में वो चीखें, वो रोना, वो आहबका गूंज रहा है। भूल नहीं सकता। मेरे लिए सोना मुश्किल हो जाता था। खैर बहरहाल तो ये इस लिहाज से तो बड़ा तकलीफ़ दे था। और इस मुकदमे में मैं रज़ाकाराना तौर पे खुद गया जब 2017 में, ग़ालिबन अब मुझे तारीख़ याद नहीं है, कि रहमान भोला का एक बयान था जिसमें उसने ये कहा था कि मैंने सुना है, और इस तरह करके जुमला बोला था। तो सुनी सुनाई बात पे मुकदमा नहीं होता। मैं मुल्क से बाहर था, मैं दूसरी फ़्लाइट से मदीना से वापस आया और आके मैं अदालत में पेश हो गया। और यकीन जाने कि मैंने तो इस्तीफ़ाई एहतजाजन दिया था तीसरे दिन। लोग यहाँ चपरासी की नौकरियाँ नहीं छोड़ते, और इस्तीफ़ा दिया था एहतजाजन। वो इस्तीफ़ा आप निकाल लें, आपके नेट के ऊपर मौजूद है कि मैंने उसमें कहा था कि इसकी साफ शफाफ तहक़ीक़ात कराए, नंबर 1। नंबर 2, लवाहिकीन को मुआवज़ा दें। जाने वाले तो चले गए, लेकिन मैं उन तमाम ख़ानदानों को अपनी आंखों के सामने देख रहा था जो बिल्कुल तबाहाल हो गए। सर एक जुमले की इजाज़त दीजिए, ये आपने तो कहा लेकिन आपकी पार्टी से, MQM से और किसी ने नहीं कहा। बहुत सारे लोग बहुत ज़ोर से चिल्ला कर ये कहते रहे कि ये तो एक हादसा था। इवन किरण, अभी भी अगर हम बात करें, गुज़श्ता रोज़ी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि उन्हें गुमान है कि ये हादसा था। सर ज़ाहिर है आपको रिलीफ मिला है अदालत की तरफ से, उसकी अदालत का ये फैसला कि आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी, और जो इन्वॉल्व हुए थे वो MQM के थे। मैं एक नाम अगर लूँ हमाद सिद्दीकी का, तो वो गायब हो जाता है, उसका नाम है, वो इन्वॉल्व है। कारकुनान भी आपके, सज़ा भी हुई MQM के कारकुनान को हुई। सर ये रिलीफ आपके लिए तो है, ज़ाहिर है पार्टी के लिए नहीं है। ये पार्टी के लिए धचका है, नुकसान है, पार्टी इन्वॉल्व है, ये तो साबित हो रहा है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर तो मैं इस मुकदमे में मुल्ज़िम ना होता तो मैं बेलाग तबसरा कर देता इस पर, लेकिन मैं तो ख़ुद इसका मुल्ज़िम रहा हूँ ना, तो इसके ऊपर मैं क्या राय दे सकता हूँ। और जाहिर सी बात है कि MQM पाकिस्तान इस किस्म की हरकतों में थोड़ी मुलविस हो सकती है। बतौर पॉलिसी कोई इंडिविजुअल तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन
बहैसियत एक पॉलिसी तो एमकेएम की कभी भी नहीं रही। उस वक्त एमकेएम पाकिस्तान नहीं थी इन तमाम चीज़ों की। और एमकेएम पाकिस्तान मेरी पार्टी जिसमें मेरी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में रही है, उसका वर्जन आया। मैं राब्ता कमेटी का रुकन हूँ, तो ज़ाहिर बात है मेरी बर्रियत इस बात को साबित करती है कि ये कोई पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। जहाँ तक जो सज़ाएं हुई, अब इसके बारे में मैं राय नहीं दे सकता। बहैसियत मैं तो मुल्ज़िम रहा हूँ ना, मैं तो फिर पार्टी बन जाऊँगा इस तरीक़े से। ये इन्वेस्टिगेशन का काम, ये अदालत का काम, अदालत ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अब जज साहब, अदालत और अल्लाह के दरमियान है। मैंने एक बात हमेशा कही है जो आज मैं फिर दोहरा देता हूँ कि ये 264 लोग बड़ी बेदर्दी के साथ जल के शहीद हुए हैं। ये मुमकिन नहीं है, खुदा की खुदाई एग्जिस्ट करती है। ये मुमकिन नहीं है कि किसी का रत्ती बराबर भी इसके अंदर हिस्सा है या रत्ती बराबर भी इस मुकदमे को आगे और पीछे करने की कोई जिम्मेदारी है, जिम्मेदार है। तो उसका ठिकाना जहन्नुम है और अज़ाब क़ब्र है, और उसकी औलादों के साथ। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है ज़िंदगी में। ये मुमकिन नहीं है कि वो कोई बच सके। तो वो जिम्मेदारों का फिर पूरी तरह से मिल जाना भी ज़रूरी था। अच्छा, आप तो कलम के, शेर के, अदब के आदमी हैं। इस सानहे से गुजरने के बाद में, ये सब कुछ देखने के बाद में, आप खुद भी कह रहे हैं आवाज़ें आज तक कानों में है, हमने सुना हमारे कानों में, मिजाज आपका अभी भी वैसे ही है। मैं बेसिकली ये जानना चाह रही हूँ, ये सारी की सारी जो सूरत हाल रही, कोई शेर हुआ, कोई नज़्म हुई, कुछ अगर आप हमसे शेयर करें तो। कुछ न कुछ तो मेरे तड़पाने का मंशा होगा, कुछ न कुछ तो मेरे तड़पाने का मंशा होगा, ज़ौक़ इबरत न सही शौक़ तमाशा होगा। तो ठीक है, अगर हम तमाशागाह में आए गए हैं तो तमाशबीन खुश हों। हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये कर सकते हैं कि अपने वजूद की तमाम क़ुव्वतों के साथ, अल्लाह ताला ने जो क़ुव्वत और ताकत अंदर बख्शी है, उसके पूरे वजूद के साथ हम पाकिस्तान के अवाम, मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं, अपने शहर के, अपने मोहल्ले के साथ खड़े हैं, हर गांव और गोट के साथ खड़े हैं। जहाँ जुल्म होगा हम अपने पूरे वजूद के साथ, मैं तो मौजूद हूँ। और ये मेरे अल्लाह का एहसान है कि उसने इतनी साबित कदमी मुझे अता फरमाई। और यह है कि तमाशा कभी सिमटेगा नहीं, सिमट जाना चाहिए था। सर, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। मैंने कोशिश की, शुएब ने, हमारी टीम ने कोशिश की कि हम इस सानहे से जुड़े लोगों को इकट्ठा कर सकें, कुछ उनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकें। और यकीन जानिए, ये उनका ज़ख्म नहीं है, हमारा भी ज़ख्म है। बात यह है कि कोई ना कोई किरदार इसमें ऐसे ज़रूर हैं कि जिनकी तलाश अभी भी होनी चाहिए। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। वक्त बहुत कम है, ऐसे हादसात पे, ऐसे सानेहात पे बात करने के लिए बहुत कम है, मैं जानती हूँ। लेकिन अगला जो मौजू मैंने तैयार रखा है ना, वो ज़ौक़ का भी है, वो शौक़ का भी है, वो है पढ़ाई का। लेकिन साथ साथ आज हम बात करेंगे कि जब हम पढ़ते थे उस वक्त बात होती थी सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की, फिर थोड़ा थोड़ा वक्त बदला और फील्ड्स खुलती चली गई, उनसे मुतालिक लोगों ने तालीम हासिल करना शुरू की। लेकिन स्टिल हम लैक कर रहे हैं। अब हम कहाँ लैक कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम कुछ ऐसे जगहों पर लैक करेंगे, अच्छा ये अगर बच्चों को सिखाया जाता, ये टेक्निक सिखाई जाती, ये गुर सिखाया जाता, तो बच्चा ज़्यादा अच्छा कमा भी लेता और ज़्यादा अच्छा एज फर्द उभर के सामने आता। एक और बात भी है इसके अंदर, और वो ये कि अब देखिए दुनिया चेंज हुई है। कोरोना, आफ्टर कोरोना और इस सब के साथ साथ में अब जो है कन्फ्यूजन है। तालीम शोबा आपका क्या होगा, करियर आपका क्या होगा। एग्जैक्टली शो एक बड़ी दुरुस्त बात करना आपने की है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो जाहिर है ये फ़ौरन से तो चेंज होगी नहीं, कुछ स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी होंगे। किसी मॉडल को पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा कि अच्छा उस मुल्क में जो मॉडल है एजुकेशन का, ये पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे डायनामिक्स में क्या ये मॉडल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड, मैं फिनलैंड की एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि कासिम अली शाह साहब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, उन्होंने भी इससे मुतालिक बात की। आज हमें ज्वाइन किया उन्होंने। गुड मॉर्निंग कहें कासिम अली शाह साहब, कैसे हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कासिम शाह साहब, बड़ा अच्छा मौजू है, बड़े दिल के करीब का मौजू है कि ज़ाहिर है अब हम सबको बड़ा सीरियस होकर सोचना है, स्पेशली पॉलिसी मेकर्स को, कि हमने अब कैसे अपने इस एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करना है, फास्टर इवॉल्व करना है इसको, क्योंकि ज़ाहिर है अभी ये वक्त है कि हम इन्वेस्ट करें इस सिस्टम पर, सोच भी इन्वेस्ट करें सिस्टम पर, इस तरीके से भी इन्वेस्ट करें कि ज़रा रिसर्च करें कि कौन से मुल्क का सिस्टम हम यहाँ पर ला सकते हैं चीज़ें बेहतर करने के लिए। प्लीज। अच्छा देखिए, हमें सबसे पहले वालदैन, साज़ा इकराम, एडमिशन, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले और हम सब जो सुन रहे हैं, हमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये समझना है कि जिन पैमानों से हम मापते हैं काबिलियत को, वो पैमाने बदलें। बिल्कुल। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम सिर्फ एक बंदे की रट्टा लगाने की सलाहियत और जो याद किया हुआ है उसे पेपर पे प्रेजेंट करने की सलाहियत के अलावा कोई सलाहियत चेक नहीं कर सकता। यानी ये असेसमेंट कि बंदा टैलेंटेड कितना है, इसके पास स्किल्स कौन सी हैं, हुनर कौन सा है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये इस एग्जामिनेशन सिस्टम से असेस नहीं किया जा सकता, इससे भांपा नहीं जा सकता। अब तालीम के निजाम में किसी का लायक होना वो या नलायक होना नंबरों से मापा जाता है। सिर्फ नंबर एक क्राइटेरिया जिनके जरिए पता लगता है कि ये लायक है, ये नालायक है, ये काबिल है, ये काबिल नहीं है। जबकि जिंदगी में नंबर्स का सिस्टम ही कोई नहीं है। आप जिंदगी के तमाम चैलेंज, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी कारोबारी, समाजी, माशरती, किसी भी तरह की जो जिम्मेदारी है, उसमें आपके हुनर का, आपकी सलाहियत का और आपकी कैपेबिलिटी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम क्यों ना तालीम का निजाम बदलें और मैयर करें, मापें कि स्किल्स कौन सी हैं। कम से कम मेरा ये ओपिनियन है कि बच्चे को ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाना चाहिए, स्किल्स बढ़ा देनी चाहिए। हमारा पीएचडी करने के बाद, एमफिल करने के बाद अगर आप उसकी स्किल्स देखिए, वो एक सफा खुद से नहीं लिख सकता, उसके पास कोई क्रिएटिव स्किल्स नहीं है, उसके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है, उसके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है, उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, वो इनिशिएटिव और इनोवेशन को जानता ही कोई नहीं है। सो नतीजा क्या है, उसके पास डिग्री का भार भी होता है। तो इशफाक साहब का जुमला फिर सच्चा लगता है। इशफाक साहब कहते हैं कि डिग्रियां आपके तालीमी खर्चों की रसीदें हैं, वो रसीदें आप पकड़ के फिर रहे हैं, आपको आता जाता कुछ भी नहीं है। ये सर देखिए, एक तो ये कि आपके अंदर, आपके पास हुनर होना चाहिए, अपनी एबिलिटी को पॉलिश भी किया और इसके लिए एक पूरा सिस्टम भी होना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, क्या ये कोई भी सीख सकता है छोटी उम्र से ही कि वक्त पर फैसला करना क्या होता है, इसे कैसे किया जा सकता है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि सर लाइफ में जो एक चेंज आता है ना, वो वक्त की मुनासिबत से, बिल्कुल टाइमली डिसीजन लेने से है। अब एक छोटा सा बच्चा ये कर नहीं सकता तो क्या सीख भी नहीं सकता? सर ये इंपॉर्टेंट है, मुझे पहले इसके ऊपर बता दें। अच्छा देखिए, डिसीजन मेकिंग का इन्हिसार आपकी अपनी शऊर की हालत और तजुर्बे के साथ है। आप बगैर तजुर्बे के, गलतियां करने के बाद आप सीखे बगैर आप कोई अच्छा फैसला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हमारा बच्चा परों के नीचे रहे, एक मॉम डैड सी ब्रीड बने और बड़े बड़े फैसले करके मोहम्मद बिन कासिम बन जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें ये मानना पड़ेगा कि गलतियां करने से और तजुर्बा करने से ही बंदा सीखता है। आप गलतियों से बचना चाहते हैं, कुछ गलतियां कर लीजिए, उनसे असबाक बना लीजिए और फिर नए काम कीजिए। हम बच्चों को इनिशिएटिव से रोक लेते हैं। आप अगर कदम नहीं उठाएंगे, आप सीखेंगे कैसे? आप क्वेश्चन से रोक लेते हैं। सबसे बड़ा सितम बाहर के तालीम के निजाम और हमारा ये है, हम सवालों को इनकरेज नहीं करते। हम सवाल पूछने वाले को चुप करके बिठा देते हैं। फिर रही सही कसर नोट्स ने, दरसी गाइड्स ने और इसके साथ जो स्लाइडें चलाने लग पड़े, हम इन्होंने सत्यानाश कर दिया। लकीर के फकीर बन गए। अंधा अंधे को गाइड कर रहा है, कोई ये देखने को तैयार ही नहीं है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं जी। वो खुद कहीं नहीं पहुंचा तो हम कहां पहुंचेंगे? सो ये फैसला करना, फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग, ये सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती सर, ये फैसला करने से आता है। ये बात तो दुरुस्त। भागना सीखते हैं, चलना सीखें तो भागना आता है सर। लेकिन चलना सीखना है तो आपको कदम उठाना, गिरना वो आता हो तो फिर आप चलना और भागना सीखते हैं। बेशक, लेकिन सर जब हम देखते हैं कि
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मैं CSS की बात करूं, मैं प्रोविंशियल लेवल के एग्जाम्स की बात करूं, ज़ाहिर है उसमें रट्टा उस तरह का नहीं चलता। उसमें जिसने बहुत अच्छा पढ़ा हो, जिसकी बहुत अच्छी नॉलेज हो, ग्रिप हो, एप्टीट्यूड हो, समझना परखना उसका बहुत अच्छा हो, तो सर वही फिर उस पर आगे बढ़ता है। देखिए, कंपटीशन एग्जाम्स में दो चीजें बड़ी कमाल की हैं जो कि पुरानी चली आ रही हैं और मेरा ख्याल हमेशा रहेंगी। एक ऐसे का पेपर है मजमून लिखने का, और ये बड़ा एक अहम पेपर है। पूरी दुनिया ऐसे के इम्तिहान में, मजमून लिखने के इम्तिहान में फेल हो जाती है। बिल्कुल। ऐसे का मतलब समझ लीजिए क्या है। ऐसे का मतलब है कि चंद जुमलों को या किसी एक वर्ड को या किसी एक सिचुएशन को सामने रख के आपने कई सफ़ों पे अपना ओपिनियन लिखना। यानी आपके पास थोड़ा सा दही था, आपने लस्सी बनाई। एक बहुत बड़ी सलाहियत है, बज़ाहिर आम सी सलाहियत लगती है, बड़ी दुनिया बज़ाहिर लगता है बस पानी तो मिलाना बहुत सारा। पेपर है वो है प्रेसी। यस सर, जबरदस्त। पानी मिलाना पड़ता है। प्रेसी का मतलब है किसी लंबी चौड़ी बात को आपने सुना या पढ़ा और उसको समराइज करके चंद जुमलों में एक छोटे से पैराग्राफ में लिख दिया। ये भी एक पूरी सलाहियत है कि आप समुंदर को कूजे में बंद करना जानते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम से मेरे बड़े एतराजात भी हैं, लेकिन कम से कम मैं ओपिनियन दे रहा हूं कि दो चीजें क्रिएटिविटी के एतबार से, एक ऐसे का पर्चा और दूसरा कह लीजिए जो पेपर है वो है प्रेसी का, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है उसमें। सही सर, एक और मामला कि ज़ाहिर है जब हम देखते हैं कि जॉब का हुसूल, किसी ने किसी जगह इंटरव्यू देने अगर जाना हो, सर प्री रिक्विजिट भी है, फॉर्मेलिटी कह लीजिए, कुछ भी है, बहरहाल वो डिग्रियां मांगते हैं, वो कागज़ मांगते हैं। ऐसे में बच्चे का स्किल अपनी जगह, लेकिन जब वो डिमांड ही हो कि अच्छा इतना GPA हो, अच्छा आपके पास ये डिग्री हो, इस फील्ड में हो, समटाइम्स तो होता है कि यहीं यूनिवर्सिटी से हो तो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। सर ऐसे मामले में ज़ाहिर है तो क्या करें, हाँ बस तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर हमें ज़ाहिर है उस रेस में तो भागना ही है, उस यूनिवर्सिटी में भी जाना है, उस डिग्री को भी हासिल करना है, वो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी हासिल करना है, वही रसीद चाहिए जो उन्हें दरकार है। यस। देखिए, एक एंट्री का दरवाजा जो है उसकी चाबी का नाम रसीद हो सकता है, ओके, लेकिन उस दरवाजे से एंटर होने के बाद आपको एक्सेल जो करना है, और ये स्किल्स, मेरे सुनने वाले अगर वालिदैन और बच्चे हैं, मेरी गुजारिश है अगर ये स्किल्स आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पैदा नहीं कर रही तो खुदारा ये स्किल्स खुद पैदा कर लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो लास्ट ईयर का सर्वे था, उनकी जो टॉप 10 स्किल्स रिक्वायर है, खुदारा वो खुद में पैदा कर लीजिए। सर वो बता दें, आप दोहरा दीजिए ताकि लोगों को थोड़ा सा समझना आसान हो। वो एक एनालिसिस करने की एबिलिटी है, वो क्रिएटिव एबिलिटी है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर वो तालीम का निजाम पैदा नहीं कर रहा तो हमें अगर पता लग गया इस प्रोग्राम के जरिए, तो हमें चाहिए वो स्किल्स हम पैदा करें। एंटर होने तक तो डिग्री चाहिए, लेकिन उसके बाद एक्सेल करने के लिए एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं। जो MBA है, आज से 20 साल पहले जो MBA की क्लास में थे और डिग्री लेके निकले, अगर MBA कामयाबी का क्राइटेरिया होता, आज 20 साल बाद सब एक रैंक पे होते। ऐसा मुमकिन है उसमें से एक MBA किसी बड़े ग्रुप का कंट्री हेड हो, ऐसा मुमकिन है उसमें से एक MBA बच्चा इस वक्त एक बड़ा बिजनेस चला रहा हो, ऐसा मुमकिन है एक MBA एक बैंक की जॉब कर रहा हो, ऐसा मुमकिन है एक MBA आज भी बेरोजगार हो। इसका मतलब ये है MBA का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सबने कर लिया। जो स्किल्स थी, जो काबिलियत थी, जो हुनर थी, जो यूनिवर्सिटी को पैदा करनी चाहिए थी, वो नहीं पैदा की तो वो जिंदगी में फिर नाकाम होने लग पड़े और मोहताजी की जिंदगी गुजारना पड़ी। अच्छा देखिए, अब ये तो अभी तक हम लोग समझ पाए हैं कि वो जो एक बात होती है ना कि भाई वो मैट्रिक हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, मास्टर्स हो जाएगा, उसके बाद में जब जाएंगे जॉब करने के लिए, प्रोफेशन की तरफ जाएंगे तो चीज़ें सीखते जाएंगे। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो अब मुझे ज़रा से ये समझाइए सर कि फिर वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। अगर स्कूल नहीं कर रहा ये काम, कॉलेज नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, एक बच्चे ये रियलाइज कैसे करे कि मुझ में कमी क्या है? पेरेंट्स ये समझे कैसे कि हमें बच्चे को मजीद सिखाना क्या है, हमें इसे पॉलिश कैसे करना है? किरण देखो, इस वक्त जो हमें सारे सुन रहे हैं और जिनको मेरी बातें बड़ी बुरी लग रही हैं, मुमकिन है वो प्रोफेसर्स हों और उनका बेचारों का कसूर कोई नहीं है, मेरे सारे भाई हैं। मेरी गुजारिश ये, हमें मानना पड़ेगा ये निजाम का, सिस्टम का फॉल्ट है। इस पूरे सिस्टम में हमने नंबरों को, जो मैंने शुरू में बात की थी, उसको कामयाबी मान लिया।
जो भी ये बात समझ आता है, मैंने भी पढ़ाया है, विजिटिंग पे पढ़ाया और आज भी मैं कई क्लासेस पढ़ाता हूँ और एज ट्रेनर कई इदारों में जाता हूँ। मैं इनकरेज करता हूँ किताबें पढ़नी चाहिए। मैं बच्चों को कहता हूँ मेरे लिए मेरे घर में शॉपिंग का जो वर्ड है वो किताबों की शॉपिंग का वर्ड है। जब तक आप ये नई चीजों से, नए इल्म से मुतारिफ नहीं करवाते, भाई होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि प्रोफेसर की फॉलोइंग हो। मैं एक क्लास पढ़ा रहा था, पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप था और उस क्लास में मैंने साइमन सिनिक की किताब का रेफरेंस दिया। उनकी जो कंट्री हेड थी, वो कंट्री हेड उन्होंने अमेरिका से बुलाई हुई थी उस ग्रुप में। वो कंट्री हेड बड़ी खुश हुई। तो क्लास के बाद मैंने उससे पूछा कि आप बड़ी खुश थी मेरी क्लास में। उसने कहा तुमने साइमन सिनिक का तज़किरा किया है, वो मेरा प्रोफेसर था, वो मेरा टीचर था। अब अमेरिका का प्रोफेसर, उसकी फॉलोइंग पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का प्रोफेसर, पाकिस्तान का पीएचडी, पाकिस्तान का एक एकेडमिशियन, काबिल बंदा, उसकी दुनिया में फॉलोइंग क्यों नहीं है? क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि वो अपना कंटेंट शेयर नहीं करता, क्योंकि वो अपने विजडम शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ता। अगर आपका टीचर किताब नहीं पढ़ता, अगर आपका पढ़ाने वाला खुद नहीं सीखता और सारी जिंदगी नहीं सीखता, ये सबक के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मुसलमान है वो माँ की गोद से कब्र तक सीखता है। यानी हमें सीखने का हुक्म 16 साल के लिए नहीं है, सिर्फ हमें 18 साल की डिग्री का नहीं है, हमने एमफिल पे नहीं रुकना, हमने पीएचडी को एजाज नहीं बनाना, हमने हर सांस, आखिरी सांस तक सीखना है। ये मेरा दीन है। तो जब आप सीखना शुरू करते हो, लर्न करते हो, तो पता लगता है कितनी स्किल्स बढ़ गई। भाई जो जितना कीमती है उतना उसका दाम है, जो जितना काबिल है उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उसके पीछे आती हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और उस्ताद से बात करने के बाद शागिर्दों को चुप हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली सवाल का जो है ना वो सेशन अब खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। चलिए ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का कॉल है कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसके लिए भी वो जवाबदेह हैं। हमें इस बात से सीखने की ज़रूरत है। हालात हमारे क्या हैं? सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे मुल्क में इंतज़ामी गफलत के बाइस कई जिंदगियां ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन कोई जवाबदेह नहीं होता। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सांगड़ के 8 साला अहमद मरी की वीडियो वायरल हुई, जो गंदा पानी पीने से अपने मुर्गे की हलाकत पर गुस्से में था। सैलाबी पानी में मुर्गे को उठाए खड़ा ये बच्चा कहता रहा कि उसका मुर्गा गंदा पानी पीने से मर गया, अगर हम ये पानी पिएंगे तो हम भी मर जाएंगे। उसके इस वीडियो ने सबको जगाने की कोशिश की। फौरन से पाक फौज के जवान वहां पर पहुंचे, बच्चे को रेस्क्यू भी किया, उसकी मदद करने की भी कोशिश की। आज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे सिंधी नहीं आती, मैं कोशिश करूंगा, उनको उर्दू नहीं आती। विल ट्राई कि हम थोड़ा सा इस बारे में बात करने की कोशिश करें इन सिंधी। अहमद छाला खुशा अहमद वीडियो खप होता माड़ो मदद जे लाया कुछ दिनों छा समा टीवी वालो लायो पो आर्मी फौज आयो तंबूला दिनु गरीबन के दिनु सबिन के दिनु डॉक्टर वठी आयो इलाज कयो गरीबन जो माल जो असांखे पानी साफ पीअण लाइ पानी दिनु पानी कढण लाइ मशीन दिनु। अच्छा पानी ताकरे वियो इलाके जा हाणे काथे रहो था? संजो गाल पुडी वियो संजो तक पुडी वियो संजो गाल किली पे पानी अची वियो, स्कूल में पानी अची वियो, गलन में पानी अची वियो, ओ तक ते पानी अची वियो, माल जो वथान में पानी अची वियो, वाड़न में वथान अची वियो। पो असी रडी वियासी बिट दड़न ते असी सब सामान टपल असी सब लडी वियासी उते हाण गलन में असांजो में पानी है। अहमद कॾे बिलावल के ॾिसियो मिलन जे लाया को? असी टीवी में ॾिठियासी, फोटो ॾिठियासी, हेलीकॉप्टर मथे फिरे पियो असी ॾिठम बिलावल हिते असांजो गल कोन तो आहे, असां वटि कोन आयो। बिलावल जो मूंखां सौंक है, बिलावल जो मिलल सां मूंखे सौंक है, बिलावल असी कोन ॾिठासी फोटो में ॾिठासी। बिलावल जो तक साफ है, असांजो जीअं गाल साफ करे।
अहमद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। जिस तरह अहमद ने कहा ना कि उन्होंने बिलावल को टीवी पर तो देखा है, लेकिन वो चाहते हैं कि बिलावल से मुलाकात भी हो और उनके मसाइल हल हों। छोटा सा बच्चा एक छोटी सी ख्वाहिश रखता है, देखते हैं ये ख्वाहिश उसकी कब पूरी होती और है। किरण, मुझे याद है कि इन्होंने टेडी दल से मुतालिक भी इनकी वीडियो आई थी। यस, तो ये छोटा सा बच्चा बड़े बड़ों को हिला गया, जगा गया। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, वालिदैन के फर्मा बरदार हैं हमारे यहाँ सारे के सारे मसाइल के बावजूद, तो मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मुझे पता है, हम सबको याद है, पिछले दिनों कुछ खबरें बहुत डिस्टर्बिंग थी कि बच्चे अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं कर रहे, बच्चा वालिद का ख्याल नहीं कर रहा, औलाद माँ का ख्याल नहीं कर रही। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ बहुत कम होता है। ज़्यादातर यही होता है कि हम अच्छी औलाद बनने की कोशिश करते हैं। वालिदैन की खिदमत हर बच्चा जिम्मेदारी के साथ इसको पूरा करना चाहता है, और पाकिस्तानियों ने इस सिलसिले में छोड़ा है पूरी दुनिया को बहुत पीछे। गैलप पाकिस्तान का है ये सर्वे, जिससे ये मालूम हुआ कि 85% पाकिस्तानी बीमार वालिदैन की देखभाल करना अपना फ़र्ज समझते हैं, अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि वो आगे से आगे लेकिन अगर हम कंपेयर करें किरण इन्हीं फैक्ट्स को, इन्हीं फिगर्स को दीगर मुल्कों से, तो दुनिया भर में अगर हम इसकी शरह देखें तो ये 69% है। इसी सर्वे से मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब। बिलाल साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल साहब प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो सर्वे आपने किया है, इन पॉइंटर्स पर सर्वे ये पहला है या पहले भी इन पॉइंट्स पर सर्वे हुए हैं? अगर पहले हुए हैं तो अब कितना फ़र्क है स्टैट्स में? जी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ये गैलप पाकिस्तान का सर्वे एक इंटरनेशनल सर्वे के तसलसल में है, जो दुनिया भर में 1980 से अवामी रुझानात, फैमिली और सोसाइटी और कल्चर के बारे में पूछ रही हैं। उसमें ये इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा कि इसमें ट्रेंड्स किस तरह के हैं। तो इसमें दो तरह के ट्रेंड्स देखे गए हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमीज़ और सोसाइटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक लैडर पर और माशी तौर पर मजबूत होते हैं और सोसाइटीज़ अमीर होती हैं, तो वहाँ पर वालिदैन की देखभाल करने के बारे में अक़दार जो है उनमें बतदरीज कमी होती है क्योंकि इंसान जो है वो ज़्यादा मटीरियलिस्ट हो जाते हैं और उनके लिए इनकम अर्न करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बनिस्बत फैमिली रिलेशंस के, जिसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं अनफॉर्चुनेटली। हमने इस सर्वे में ये भी देखा कि ये सिर्फ एक रुझान दुनिया भर में नहीं है कि अमीर होने के साथ साथ इंसान जो है वो थोड़ा संगदिल हो जाता है, बल्कि पाकिस्तान में भी ये फिनोमेना देखा कि जो गरीब घराने हैं वहाँ पर इसका तस्वुर के बीमार वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली चिल्ड्रन पे है। ये हमने देखा कि गरीब घरानों में ये रुझान ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम अमीर घरानों की तरफ जाते हैं तो इसमें कोई तकरीबन 16% डिफरेंस है। हाईएस्ट इनकम ग्रुप में यही शरह जो है वो कोई 72% के करीब है, जो एवरेज में 85 है। थोड़ा सा प्लीज़ इसको भी एलैबोरेट कीजिएगा, इस बात को भी जो हमारा इसमें। सर चलिए पहले बात मुकम्मल कीजिए प्लीज़। आप थे बिल्कुल। और हमने इसमें कंपैरिजन भी किया जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और बाकी दीगर मुसलमान मुल्क हैं, तो उनमें भी हमने देखा कि इसमें यानी कल्चरल वैल्यूज़ की का भी एक डिफरेंस है, मगर ये कि मॉडर्निटी और इनकम में इजाफा और माशी तौर पर मजबूत होना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हमारे नेबरिंग मुल्क हैं जैसे ईरान, जो हमसे इनकम में और एक मजबूत माशी क़ुव्वत के हवाले से हमसे सिग्निफिकेंटली आगे हैं, वहाँ ये नंबर जो 85% पाकिस्तान में है, वहाँ ये नंबर जो है 54% है, हमसे सिग्निफिकेंटली कम है। हालांकि हमारा जैसे एक मुसलमान मुल्क है, एक एशियन मुल्क है, इनकी वालिदैन का की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एशियन वैल्यू भी है। हमने देखा कि यूरोपियन मुल्कों में जो हमसे सिग्निफिकेंटली मोर एडवांस्ड हैं, वहाँ ये नंबर हमसे हाफ है। मसलन यूके में सिर्फ 40% लोग ये कहते हैं कि बीमार वालिदैन की देखभाल करना ये एक बच्चे का फ़र्ज़ है, जिसका मतलब ये भी है कि वो ये कहते हैं कि नहीं, इंसान जो है वो आज़ाद है और अगर बच्चे चाहें तो वो अपने वालिदैन का जो बूढ़े हों या बीमार हों उनकी देखभाल कर लें।
अगर वो ना चाहें तो वो ये ना करें, हम किसी किस्म का उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई उनके फ्रीडम्स को कर्टेल नहीं करना चाहते। तो ये एक इंटरेस्टिंग मॉडर्निटी और फ्रीडम वो इंसान को जो बुनियादी इख्तियार हैं मेरे ख्याल से उनसे थोड़ा दूर भी ले जाता है। दिलचस्प था आपका ये जुमला, ख़ास तौर पर आखिरी वाला। मुझे ये बताइए कि इसमें आपका दायरा क्या रहा, थोड़ा सा इसको भी एलैबोरेट कीजिए कि किस किस हद तक आप लोगों ने जो है ना वो लोगों के रिएक्शंस, उनकी राय को इकट्ठा किया, कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने बात की, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, तो ये सर्वे जो है ये हमने कोरोना से पहले किया, जिसकी वजह से ये सर्वे फेस टू फेस था और तकरीबन 2000 पाकिस्तानी जो मुल्क भर में फैले हुए थे, जो गाँवों में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, जो नहायत पढ़े लिखे भी हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ भी हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, उनमें ये सर्वे किया गया और ये चारों सूबों के अवाम इसमें शामिल थे इस सर्वे में। तो ये मुझे थोड़ा सा इसको समझाएंगे? ये मैं आपसे ना एक ऐसी पूछ रही हूँ सवाल, क्योंकि जो भी देख रहा होगा वो ये ज़रूर पूछेगा। ये जो हम अपने ड्रामों में देख रहे हैं और ये जो हम अपने अखबारात में पढ़ते हैं, ये सारे के सारे वाक़यात, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों के पास वक्त कम है, ख़ास तौर पर उस शख्स के पास वक्त बहुत कम है कि जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, वो इस कम से कम वक्त में भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का जज्बा रखता है। सर बिल्कुल आसानी से थोड़ा सा मुझे ना 2 जुमलों में ये बताएं, ये बड़ी खुशाइंद बात है। जी, आई थिंक ये बात इम्पोर्टेंट है कि माशरे में मुस्बत रुझानात भी पाए जाते हैं हमारे ही माशरे में, और हमें अपने माशरे में पाए जाने वाले इन मुस्बत रुझानात को भी उजागर करना चाहिए। पाकिस्तानी माशरा जो है वो एक मजबूत माशरा है और बाज़ तज्जियों के मुताबिक तो हमारा माशरा बाकी दुनिया भर के जो अमीर तरीन ममालिक है उनसे भी मजबूत है। तो ये एक बात खुशाइंद है, हम अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहते हैं मेहनत मजदूरी करने के बावजूद, मसाइल के बावजूद, और इसमें आई थिंक जब केयर फॉर एल्डरली और पेरेंट्स की बात हो तो उसमें ख़वातीन को मैं भी सलाम पेश करना चाहता हूँ, जो तमाम तर मुसीबतों और माशी हालात और घर की जिम्मेदारियों के बावजूद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। हमारे यहाँ भी और दुनिया भर में भी ये जो एल्डरली की केयर है ये एक मेजरली फीमेल एक्टिविटी है और वो अपनी ख़वातीन के अपने मसाइल हैं, उसमें सेहत सबसे ज़्यादा प्रायर है। बहुत अच्छी मजमूई सेहत ख़वातीन की हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, बावजूद इसके वो बर्डन लेने से ना गुरेज नहीं करती, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे सिलसिले में बात कर रहे थे, तो ख़वातीन अपना काम कैसे कर रही हैं? अगर मैं इस पॉजिटिविटी में से इस सवाल को निकालूं तो बड़ी मुश्किल से कर रही हैं, उनको कई चैलेंजेस का सामना है और सबसे बढ़कर फ़ी ज़माना सेफ्टी है, ये ज़रा मुश्किल ही है। क्योंकि ज़ाहिर है किरण, हमने ऐसी कई ख़बरें पिछले दिनों में रिपोर्ट की हैं। इवन ऐसी बात नहीं है कि खातून अगर अकेली निकली है तो मसला है, खातून शौहर के साथ है, बाप के साथ भी है, भाई के साथ भी, बच्चों के साथ भी, तब भी वो बाहर सेफ नहीं है। कल एक ख़बर रिपोर्ट होती है कराची के इलाके क्लिफ्टन से। क्लिफ्टन के मॉल के बाहर से नामालूम अफराद एक लड़की को अगवा करके लेकर जाते हैं और मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। मुतासरा लड़की, इसका मेडिकल हो चुका है, सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश किन मराहिल में है, शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर लेटेस्ट अपडेट भी शेयर करेंगे। कराची में लड़की से अगवा के बाद मुबैना ज़्यादती का एक और वाक़या। पीर के रोज क्लिफ्टन में मॉल के करीब से 22 साल लड़की के अगवा के बाद मुबैना ज़्यादती का मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में दर्ज कर लिया गया। मुतासरा लड़की ने इब्तिदाई बयान में बताया कि दोस्त के साथ खाना खाने के बाद मॉल के करीब उतरी तो डबल केबिन में सवार 2 नामालूम मुल्जिमान ने अगवा किया और खयाबान शबाज पर एक फ्लैट में ले गए, जहाँ 3 लड़कों ने ज़्यादती की। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने सुबह होते ही लड़की को उसी मकाम पर वापस छोड़ा और फरार हो गए। लड़की ने 15 पर कॉल करके पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। मुतासरा लड़की का जिना अस्पताल में मेडिकल करके सैंपल्स केमिकल एग्जामिनेशन के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। मॉल के इतराफ CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मिलने वाले नंबर का CDR भी हासिल किया जा रहा है। मुल्जिमान के हवाले से कुछ शवाहिद मिले हैं, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश भी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, सामा, कराची।
सारे के सारे मामले पर ताज़ा तरीन अपडेट लेंगे। हमारा साथ देंगे अब सऊद बिन मुर्तज़ा, उनसे ही मजीद जानेंगे। सऊद बिन मुर्तज़ा, डेवलपमेंट क्या है, क्या कुछ हो सका इस सिलसिले में, पुलिस का क्या कहना है, क्या किया उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की बताया कि इसको उठाया गया था और उसके बाद मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद एक मॉल के करीब जो है क्लिफ्टन में छोड़ दिया गया था। पुलिस का कहना है कि वाक़ये का मुकदमा दर्ज किया गया और रात गए जो है मुल्ज़िमान की तलाश की जाती रही। पुलिस हुक्काम का कहना है कि खयाबान निशाल डिफेंस में ही एक फ्लैट पर छापा मारा था, लेकिन जो मुल्ज़िमान थे वो फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इतला पर जो है मुल्ज़िमान के रिश्तेदारों के घर पर भी छापे मारे थे और खातून की जानिब से इस फ्लैट की निशानदेही की, लेकिन किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं आई। ज्यादती में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जो पूरी तफसील पुलिस हुक्काम का कहना है कि हासिल की जा रही है और मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी तफ्तीश की जा रही है। शुक्रिया सऊद, आपने अपडेट किया। अब एक तशवीशनाक खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां निकाह कम और तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं। शहर में तलाक की शरह में 98% इजाफा हुआ है। एक साल के दौरान सरकारी इदारा शुमार के मुताबिक 24,000 निकाह हुए, जबकि 27,000 तलाक़ें हुई। इसी हवाले से उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। छोटी वजूहात पर बड़े बड़े कदम उठाने लगे, फैसलाबादी तो घरों की बुनियादों को ही हिलाने लगे। तलाकों की वजह से एक साल के दौरान कितने हंसते बसते घराने तिनकों की तरह बिखर गए, आइए आपको दिखाते हैं। निकाह कम, तलाक़ें ज़्यादा। फैसलाबाद में तलाक की शरह में 98% तक इजाफा हो गया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक साल के दौरान 24,000 निकाह जबकि 27,000 तलाक़ें हो गईं। 20,000 मर्दों ने ख़वातीन को तलाक दी तो 7,000 से ज़ायद ख़वातीन ने अदालतों से खुला ली। अलार्मिंग सिचुएशन है। जो रिकॉर्ड है वो यही कहता है कि 50% से ज़्यादा सुलह हो जाती थी, लेकिन अब जो है सुलह की जो है ना वो रेशो बहुत कम हो गई है। वकला के मुताबिक ससुराल का हद तक अमेज़ रवैया, बीवी की बदजुबानी, हाई फाई लाइफस्टाइल की ख्वाहिश और शोहर की कम आमदनी तलाकों की बड़ी वजह है। जब खुला के लिए आती है ना तो वो सबसे पहले बात यही करते हैं कि इंसल्ट करते हैं, घर में बदतमीज़ी से बात करते हैं। अदम बर्दाश्त और फाइनेंशियल क्राइसिस ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हुआ है। रवां साल के 10 माह में ख़वातीन की जानिब से अदालतों के जरिए खुला लेने की शरह में भी 40% तक इजाफा हुआ है। एक दिन में खुला के 50 से ज़ायद केसेस की समाअत होती है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। इसी मामले पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट इरशाद अहमद साहब। सर शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, मसालती काउंसिल्स भी तो कायम की गई थी, हमने इससे मुताल्लिक शोज़ भी किए हैं कि उनका बड़ा अहम रोल हो सकता है। सर वो क्या किरदार अदा कर रही हैं या वो फेल हो गई हैं कि फिर हम देख रहे हैं कि शरह में इजाफा हुआ है तलाकों की? मसालती काउंसिल का रोल जो है जी वो एक लिमिटेड रोल है, यानी उसने अपनी जो कायदे कानून के अंदर रहते हुए अपना रोल प्ले करना है। सालसी काउंसिल अपनी जगह पे 90 डेज़ में एफ़र्ट करती है, कोशिश करती है कि पार्टीज़ में सुलह हो जाए और दोनों तरफ से जो नुमाइंदे लिए जाते हैं, सालसी काउंसिल तश्कील की जाती है। वो कोशिश होती है कि जो वो लोग उनके वो नुमाइंदे लिए जाएँ जो उस पर मौसर हों, असरअंदाज हो सकें, दोनों को समझा सकें। सालसी काउंसिल ने बेसिकली ये जो एक कोशिश करनी है ना, कोशिश जो है वो असल लोग जो पीछे से इतने तैयार होके आते हैं वो सालसी काउंसिल को भी रिजिड होते हैं, जो उसकी एफ़र्ट्स होती हैं उनको भी खातर में नहीं लाते। वो माशरे में इतनी शिद्दत पसंदी आ गई है कि वो सालसी काउंसिल के जो रोल है उसको भी कुछ नहीं समझते, वो बल्कि तलाक दे के भूल जाते हैं। वो उनको बुलाते हैं सालसी काउंसिल के आओ, अपनी आगे नुमाइंदे दो, कोशिश करते हैं हम कि आपकी सुलह हो जाए। वो कहते हैं जी बस हमने तलाक दे दी, हमने सुलह नहीं करनी। और कुछ माशरती ऐसे बंधन हैं जिसकी वजह से जब तलाक हो जाती है बदनामी हो जाती है। वो बदनामी के डर से कहते हैं जो होना था वो हो गया, अब हमें मतलब सुलह करके क्या करनी है। इसलिए कुछ मतलब है जो माशरती बैरियर्स होते हैं, कुछ उनके जो ज़ाती मसाइल होते हैं वो इस तरह ही होता है कि
एफर्ट्स हम कितनी भी कर लें 95% जो है वो तलाक जो है वो तलाक ही होती है, उसमें जो मुसालत है वो नाकाम रहती है। इस बात में की अहमियत तो अपनी जगह है कि आप लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या है कि आखिर ये मामला इस कदर बिगड़ते क्यों हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर ये जानना चाहते हैं कि आखिर पहल कौन करता है, कौन है जो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और फिर उसको रास्ते जुदा करने होते हैं। लोग ऐसा पूछते हैं, तो मैं इसीलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ, ख़वातीन या हजरात। इसमें दोनों का ही रोल है जी। मर्द भी जो सीरियस होते हैं वो अपना घर बसाना ही चाहते हैं, कई जगह पे औरतें सीरियस नहीं होती तो वो भी बसाना नहीं चाहती, और ये ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों का कोई ना कोई फॉल्ट होता है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अगर मर्द जो है वो इसमें एक डोमिनेटेड पोजीशन रखता है तो उसको चाहिए कि वो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके अपना जो घर है उसको बचाने की कोशिश करें। ये बहुत अहम पॉइंट है, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। ज़ाहिर है शादी और उसके बाद स्पेशली बच्चे वो फिर बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं अगर इस तरह तलाक़ें और इस तरह सेपरेशन हो जाएं। आप साथ मौजूद है इरशाद साहब, शुक्रिया। वक्त हो गया ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाएँ तो एहतियात के साथ, मेड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग और वेयरिंग अ मास्क, डू दैट। कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।